नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज के इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग में क्यों हुई, और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो 11th में पूछता है। उसके साथ साथ यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में कम से कम 3 से 4 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। मीन्स 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको कंसंट्रेट होकर के पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप अगर 11th की क्लास में हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, प्लस जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की ज़रूरत ही क्यों पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेल्स का प्रोसेस होता है, सेल करने का प्रोसेस, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है कैश में सेल कर देना, कैश सेल्स, और दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। मेरा क्वेश्चन था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की रिक्वायरमेंट हुआ ही क्यों, तो उसी को बता रहे हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो जब गुड्स को सेल्स कैश में किया जाता है तो इस चैप्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत तभी इसका ज़रूरत समझ में आया जब गुड्स को क्रेडिट में सेल किया गया। इतनी तो बात समझ में आ गई कि गुड्स को क्रेडिट में सेल करने पर ही बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की रिक्वायरमेंट हुई। अगर गुड्स को क्रेडिट में न सेल किया गया होता तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की ज़रूरत पड़ती भी नहीं, अगर कैश में अगर ट्रांजेक्शन हो रहे होते तो। लेकिन अभी ये आपको रीज़न नहीं समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों कि क्रेडिट सेल पे हुआ, कैश सेल पे क्यों नहीं हुआ, क्रेडिट सेल पे ही क्यों बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की ज़रूरत समझ में आई। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर कि बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की ज़रूरत क्रेडिट सेल्स पे ही क्यों हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी गुड्स सेल होता है तो 2 पार्टी ज़रूर इन्वॉल्व होती है। एक पार्टी होती है सेलर और अगली पार्टी होती है बायर। सेलर गुड्स को सेल करेगा और बायर गुड्स को परचेज करेगा। अब अगर ये सेलर इसको गुड्स सोल्ड ऑन कैश कर दे, कैश में बेच दे, तो आप लोग भी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रा देखिए कि अगर आपकी दुकान हो, आप अपने दुकान पे बैठे हों और कोई सामने से कस्टमर आए, आपसे सामान खरीदे और आपको पैसा तुरंत दे दे, तो आप उस कस्टमर की कोई भी हिस्ट्री जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर रहने वाला कहाँ का है, कस्टमर के फादर कौन है, कस्टमर का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये कुछ भी आप जानना उससे नहीं चाहते हैं। बस उसको सामान दिए, पैसा लिए, बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन वही कस्टमर अगर आपसे सामान खरीदे और ये कह दे कि पैसा हम आपको नहीं देंगे, 20 दिन के बाद देंगे, तो प्रेजेंट टाइम में तो आपने उसको सामान तो दे दिया, बट कैश आपको नहीं मिला। आफ्टर 20 डेज आपको पे करने की बात कर रहा है। तो ये क्या गारंटी है कि आफ्टर 20 डेज वो आएगा और आपको पेमेंट करेगा? हो सकता है वो कभी आपकी दुकान पे दिखाई ही ना दे। तो ऐसे केस में अगर आप उसको जाने देंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आप एज अ बिजनेसमैन हैं तो सिर्फ कैश में ही बेच करके अपने बिजनेस को नहीं चला सकते हैं, आपकी मजबूरी है कैश और क्रेडिट दोनों सेल करना। तो अगर आपके पास जो भी कस्टमर आए उसको आप क्रेडिट में ऐसे ही सेल करें कि चलो ठीक है, तुम जितने दिन का समय लेना चाहते हो ले लो, दे देना, अगले को भी ऐसे बोल दिए, नेक्स्ट को भी बोल दिए, तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि आपके बिजनेस का पूरा पैसा डूब जाएगा।
लोग आपके यहाँ आएंगे ही नहीं। तो उस केस में लीगली बाउंड करने की ज़रूरत होती है कि अगर वो 20 डेज बोल के जाए तो 20 डेज में पैसा हमारा वो दे भी दे, ऐसा बाउंड करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से बाउंड करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की रिक्वायरमेंट हुई। मतलब कब? तो जब गुड्स को सोल्ड किया गया ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कैश के केस में आप उसको भूल गए थे, कैश के केस में कोई इस चैप्टर की जरूरत नहीं समझ में आई। कब आया? क्रेडिट के केस में। जब गुड्स को क्रेडिट में सेल किया गया तो जरूरत पड़ी बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की। अब ये क्या चीज था? तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर ये जो है ये तो पूरी अकाउंटिंग सिखाएगा ये, प्लस इसमें हम पढ़ेंगे बिल के बारे में। इसके बारे में, इस बिल्स के बारे में। तभी ये क्या चीज़ है उसके भी ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी एक शॉर्ट समरी जान लीजिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कुछ नाम बताए गए हैं, जैसे बिल हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया। ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कंसीडर किए जाते हैं। और उसमें ये बताया गया कि अगर इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हम इसका पेमेंट करेंगे तो वो लीगली बाउंड भी हो जाएगा। तो जब उधार में बेचा गया, क्रेडिट में सेल किया गया, जब इस सेलर ने क्रेडिट में बायर को सेल किया तो बायर जितने भी दिन का समय मांगा सेलर ने उनको समय दे दिया, लेकिन उसने कहा भैया मैं ऐसे ही मौखिक रूप से बातें करके आपको नहीं जाने दूंगा। अगर आप 20 डेज़ के बाद देना चाहते हैं तो 20 डेज़ के ही बाद दीजिएगा, 30 डेज़ के बाद देना चाहते हैं 30 डेज़ के ही बाद दीजिएगा। बट हमारे पास एक कागज़ है, एक क्या है? कागज़ है। उस कागज़ पे लिखा पढ़ी कर लिया जाए, ठीक है? तो उस कागज़ पे लिखा जाएगा जिसमें सेलर ये लिखता है कि हम इतने रुपए का आपको सेल करते हैं जिसका पेमेंट आप करेंगे। तो उसमें जो बायर होता है वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि हम आपको पेमेंट इतना रुपया इतने दिन के बाद करेंगे। इस तरफ सेलर का साइन, इस तरफ बायर का साइन हो जाता है। जिस डेट को वो बिल लिखी जाती है उस डेट को मेंशन ऊपर कर दिया जाता है। जब बायर का भी साइन पड़ा है, सेलर का भी साइन पड़ा है, तो 20 डेज जब बीत जाएगा तो ये सेलर बायर के पास जाएगा यही कागज़ लेके। ये कागज़ ओरिजिनल किसके पास होता है? सेलर के पास होता है। ओरिजिनल कॉपी सेलर अपने पास रखता है, डुप्लीकेट कॉपी अगर बायर डिमांड करता है तो दे देता है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। बट ओरिजिनल कॉपी किसके पास होगी? सेलर के पास। सेलर अपने पास रखेगा। 20 डेज अगर मांगा है तो 20 डेज के बाद बायर के पास जाएगा। 1 मंथ मांगा है 1 मंथ के बाद जाएगा, उतने दिन के बाद जाएगा। और यही ओरिजिनल कॉपी जो पेज था उस ओरिजिनल पेज को दिखाएगा कि भैया देखो तुम इतने रुपए का सामान मुझसे परचेज किए थे क्रेडिट में, जिसका पेमेंट इतने दिन बाद करने के लिए बोले थे, तुम इसका पेमेंट कर दो। अब अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं तो सेलर इनके ऊपर FIR कर सकता है, मुकदमा कर देगा। क्यों? क्योंकि ये बिल कंसीडर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, और 1881 में बहुत सारे प्रोविज़न इससे रिलेटेड बने हुए हैं। फिलहाल 1881 हमारा टॉपिक नहीं है कि उसमें क्या प्रोविज़न है क्या नहीं है, उसके बारे में बहुत डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। मेरा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। बस इतना जानिए कि बिल के ऊपर के प्रोविजंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखे गए हैं, तो उसी के थ्रू ये लीगली बाउंड हो जाएंगे पेमेंट करने के लिए। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के ही थ्रू यहाँ से जब प्रोविज़न बने तो ये बोला गया कि भैया बिल का अगर केस हो, किसका? बिल का अगर केस हो तो जितने दिन का बायर टाइम मांगा है उतना दिन तो दीजिएगा, प्लस उसको 3 दिन का और समय दे दीजिएगा, 3 डेज़ का और टाइम उसे दे दीजिएगा। मतलब अगर वो 20 डेज़ का टाइम मांगा हुआ है तो आप उसको 20 डेज़ प्लस 3 डेज़ इज इक्वल टू 23 डेज़ दे दीजिएगा। आप 23 डेज़ के बाद जाइएगा उसके यहाँ, तब आप पैसा लीजिएगा। उसके पहले जाएंगे तो पेमेंट नहीं करेगा, मना कर सकता है, क्योंकि ये लीगली राइट उसके भी पास होता है
कि जितने दिन का कमिटमेंट किया है उससे 3 दिन का और ज़्यादा वो समय ले सकता है। तो आप इस तरीके से जाएंगे तो ये पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मुकदमा होगा, जो भी लीगल प्रोसेस होंगे। 5 दिन भी हो सकता है, लेकिन जो रूल बन जाए, जैसे हम रोड पे चलते हैं, क्यों लेफ्ट साइड से ही चलते हैं, राइट साइड से भी तो चलने के रूल बन सकते थे, बट जब उस टाइम ट्रैफिक रूल बने तो बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से ही चलने का प्रोविजन आया। तो लोगों के हैबिट में लेफ्ट साइड है, हर कोई लेफ्ट साइड बोलता है। अब क्या उसका रीज़न था वो लोग अपना जानते हैं, है ना, क्योंकि मेरा ट्रैफिक का रूल यहाँ का टॉपिक नहीं है। बट जब कोई प्रोविज़न बनते हैं तो उस टाइम जो भी प्रोविज़न बनते समय बातें मेंशन होती हैं, हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो 3 डेज़ का प्रोविज़न था तो 3 डेज़ हम लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से जब कोई पर्सन क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करेगा तो वो बिल पे अगर लिखवा लेता है तो फिर उसको कोई भी डर नहीं होता है कि उसका पैसा डूबेगा। तो इस तरीके से हर एक बिजनेसमैन अपना गुड्स क्रेडिट में, कैश में सेल कर लेता है, जिससे उसका बिजनेस प्रॉपर ऑपरेट करता है। और जब गुड्स को क्रेडिट में सेल करता है, गुड्स सोल्ड भी करने की एंट्री 2 पास करते हैं, एक कैश वाला, एक और गुड्स को कैश में सेल करने पे क्या एंट्री होता है, सीखे हैं, नहीं सीखे तभी बताते हैं। गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं वो भी अभी बताते हैं। हमारा चैप्टर कैश सेल में करने से नहीं शुरू होता है, हमारा ये चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, गुड्स को क्रेडिट में सेल करने पे। तो हम क्रेडिट सेल से एंट्री सीखेंगे। बट अभी हम ये देख लेते हैं कि जब गुड्स को सेल किया गया किसमें, क्रेडिट में, तो किसका जन्म हुआ, बिल का। बिल के थ्रू दोनों लीगली बाउंड है, ये पेमेंट करने के लिए, ये पेमेंट लेने के लिए। तो इस तरीके से अगर बिल 20 दिन का है तो 3 दिन जोड़ने के बाद कौन सी डेट आएगी, 1 महीने का है तो फिर 1 महीना प्लस 3 डेज जोड़ने के बाद कौन सी डेट आएगी, फिर 2 महीने का है तो प्लस 3 डेज जोड़ने पे कौन सी डेट आएगी। मैक्सिमम 3 मंथ ही ये कंसीडर होता है लीगल, उसके बाद नहीं। 3 महीने के लिए जिस डेट को लिखा जाता है उस डेट से 3 महीने तक, 4 महीने का नहीं हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी ओनली 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ तक ये वैलिड होता है। उसके बाद तो मैक्सिमम 3 महीने का समय बायर को दिया जा सकता है, चौथे महीने तक का नहीं। बाकी क्वेश्चन में 4 महीना 5 महीना दे दे, वो आपसे प्रैक्टिस कराता है, वो मैटर नहीं करता है। बट लीगल जब बात करेंगे तो कितने महीने का, 3 महीने का। तो हम मंथ में जब ये जोड़ेंगे 3 डेज, मतलब उसके थ्रू मांगा गया समय प्लस 3 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद जो डेट आती है उसी डेट पे क्या होगा, पेमेंट। उसी डेट पे क्या होगा, पेमेंट। तो उसी डेट को हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट। क्या बोलते हैं, ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट, या उसी को पेमेंट डेट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, मतलब बायर के थ्रू मांगा गया टाइम प्लस 3 डेज और करने के बाद जो डेट आए वही क्या होता है, ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट या पेमेंट डेट। अब इसमें 2 प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक प्रॉब्लम क्या है भैया, एक तो ये है कि जितने दिन का समय मांगा था उतने दिन का टाइम में 3 दिन और आपने जोड़ दिया। जो डेट आई हो सकता है उस दिन छुट्टी हो सकता है उस दिन क्या हो, छुट्टी हो। तो छुट्टी भी 2 टाइप की होती है, एक जो पहले से पता हो और जो एक अचानक आ जाए। सॉरी, पहले से जो पता होता है उसको पब्लिक हॉलीडे बोलते हैं। कौन सी हॉलीडे बोलते हैं, पब्लिक हॉलीडे बोलते हैं। और जो हमें पहले से ना पता हो उस छुट्टी को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे। अब ये क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले पब्लिक हॉलीडे बात कर लेते हैं, फिर इमरजेंसी हॉलीडे बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि अगर पब्लिक हॉलीडे पे हमारी डेट आ रही है तो भैया उस दिन कैसे पेमेंट होगा, उस दिन तो छुट्टी है ना। तो छुट्टी के दिन कौन सा पेमेंट, छुट्टी के दिन पेमेंट नहीं होता है। तो फिर पब्लिक हॉलीडे पड़ गया तो कब मैच्योरिटी डेट माने। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे पे मैच्योरिटी डेट आ गई
तब कौन सी पेमेंट की डेट माने। तो इन दोनों के ऊपर भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैच्योरिटी डेट हमारी पब्लिक हॉलीडे आया, पब्लिक हॉलीडे मतलब जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, क्रिसमस डे हो गया, है ना, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ये सब छुट्टी हमें पहले से पता है कि इन दिन हमारा कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं होता है, इस दिन बंद होते हैं। तो उस डेट को अगर हमारी ड्यू डेट पड़ रही है तो फिर उस केस में हमारा जो ड्यू डेट होगा, अगर इस डेट को ड्यू डेट आ रहा है, ठीक है, तो फिर उस केस में हमारी ड्यू डेट जो होगी बिल की एक दिन पहले हो जाता है, मीन्स बिफोर। क्या हो जाएगा? बिफोर 1 डेज। तो इसका मतलब सपोज दैट पब्लिक हॉलीडे 15 अगस्त को था, सॉरी मैच्योरिटी डेट 15 अगस्त को पड़ रही थी, तो उस केस में जो ड्यू डेट होगा वो क्या हो जाएगा? 14 अगस्त। ठीक है। इमरजेंसी हॉलीडे की बात कर लेते हैं। सुबह सुबह उठे, ब्रश कर रहे थे, तभी पता चला कि हमारे भारत का कोई एक पॉपुलर पर्सन की डेथ हो गई। अब वो एक्टर्स फैक्टर्स ना लीजिएगा, हाँ, जिनका एक रोल है हमारे कंट्री को चलाने में। जैसे किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो उस स्टेट में छुट्टी हो जाएगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो पूरे भारत की छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप का अगर कुछ केस बनता है तो उस छुट्टी को हम लोग इमरजेंसी हॉलीडे कहते हैं। तो जब इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है तब फिर मैच्योरिटी डेट, अगर ड्यू डेट हमारी कहाँ पड़ गई? इमरजेंसी हॉलीडे पे, तो फिर हमारी जो ड्यू डेट कंसीडर की जाती है वो आफ्टर डेट। मतलब अगर सपोज दैट हमारा जो ड्यू डेट आ रहा था वो 25 अगस्त आ रहा था, 25 अगस्त को आ रहा था, और 25 अगस्त को ही पता चला कि हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हीं की डेथ हो गई, तो उस दिन तो छुट्टी हो जाएगा। उस दिन छुट्टी हो गया तब पेमेंट कहाँ पाएंगे? 25 तारीख को। 26 तारीख को तो फिर आप पेमेंट लेने जाएंगे 26 तारीख को। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ड्यू डेट निकालने में बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चांसेस होता है कि ड्यू डेट निकालने का क्वेश्चन आएगा, और जिस डेट को ड्यू डेट पड़ रही है उस डेट को पब्लिक हॉलीडे भी पड़ सकता है और इमरजेंसी हॉलीडे भी पड़ सकता है। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो जो भी ड्यू डेट होगा वो एक दिन पहले होता है। कितने दिन पहले? एक दिन पहले। सपोज दैट हमारा ड्यू डेट 15 अगस्त को आ रहा था तो ड्यू डेट हो जाएगा 14 अगस्त को। इमरजेंसी हॉलीडे के केस में क्या होगा कि ड्यू डेट एक दिन बाद चला जाता है। मतलब अगर 25 अगस्त को सपोज दैट हमारा ड्यू डेट आ रहा था तो वो ड्यू डेट 25 अगस्त को ना होकर 26 अगस्त को हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अब आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है। कितनी पार्टी? 3 पार्टी। वो कौन कौन से पार्टी हैं अभी उनका भी नाम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोगों ने देखा था कि एक पर्सन था सेलर जो गुड्स को सेल कर रहा था, और दूसरा पर्सन था बायर। ये दोनों बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के पार्टी हैं, बस बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में इनका नाम अलग है। सेलर को बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ड्रावर्स के नाम से जाना जाएगा, ड्रावर के नाम से, और बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ड्रावी के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? तो 2 पार्टी तो यही हो गए, एक हो गया सेलर और दूसरा हो गया बायर।
जिनको हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ड्रावर और ड्रावी के नाम से जानते हैं। तीसरी पार्टी कौन है, यही आपके मन में उथल पुथल चल रहा है। थर्ड पार्टी वो कौन है? तो थर्ड पार्टी होता है पेई। कौन होता है? पेई। अब ये पेई कौन होता है? तो पेई का मतलब बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर जो भी पर्सन रिसीव करेगा वही पेई कहलाता है। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता भी है, पेई के ऊपर। पेई कौन कहलाएगा? ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट जो भी पर्सन रिसीव करेगा वही पेई कहलाएगा। अब सोचिए, अगर आप आज की डेट पर किसी को गुड्स सेल करते हैं और वो आपसे 1 महीने का समय लेता है और 1 महीना के बीच में आपको पैसे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उस बिल को आप अपने पास ही रखे रहेंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये भी बात चला होगा कि मान लीजिए अगर हो गया होगा पैसे से संबंधित दिक्कत, तब क्या उस बिल को कुछ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो जो कागज़ होता है ना, जो कागज़ होता है वो एक तरीके से नोट की तरह वर्क करता है। चेक का नाम सुनिए, चेक, उसी के तरीके वो काम करता है। आप उसको किसी को भी दे करके उससे पैसा ले सकते हैं। सपोज दैट आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, आपको फीस देना है और आप फीस नहीं दे पा रहे हैं, किसी रीजन बस आपके पास पेमेंट नहीं है कैश के फॉर्म में और आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपके अकाउंट में भी नहीं है कि आप हमारे अकाउंट में भेज सकें, लेकिन आपके पास 5-6 लाख रुपए का बिल पड़ा है। क्या पड़ा है? बिल। तो अब भैया वो 5-6 लाख की बिल पड़ी है आपके पास और उन सभी बिलों का पेमेंट 1 महीने के बाद होना है। कितने दिन बाद? 1 महीने के बाद। तो आप हमसे कहेंगे कि देखिए सर, आपको डाउट है कि शायद हम पढ़ के भाग जाएंगे, आपका पैसा नहीं देंगे, इसीलिए आप हमें रोज़ टोक रहे हैं और हमको आप पढ़ने के लिए नहीं आने दे रहे हैं। तो चलिए हम आपकी वो चिंता दूर करते हैं, लेकिन पैसा नहीं दे करके, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है ही नहीं। तो हमने कहा तब कैसे दूर करेंगे? तो आपने कहा कि हम आपको बिल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बिल। जो बिल दे रहे हैं उसका पेमेंट 1 महीने के बाद होना है। आप वो बिल ले लीजिए, 1 महीने के बाद वो पर्सन पेमेंट दे देगा। तो आप चाहें तो 1 महीने बाद उसके पास जाके ले लीजिएगा, नहीं तो 1 महीने बाद हम आपके पास आएंगे, बिल हमको वापस कर दीजिएगा, हम जाएंगे पैसा लेकर आएंगे, आपको दे देंगे। तो सोचिए, अगर हम आपकी इस बात को एक्सेप्ट कर लें, अगर हम आपकी इस बात को एक्सेप्ट कर लें, तो आप बिल हमको दे दिए, 1 महीने के बाद बिल का पेमेंट हम जाएंगे लेने की नहीं ड्रावी के पास। तो बिल का पेमेंट जब हम लेने जाएंगे तो ड्रावी तो सिर्फ कागज़ देखेगा ना कि कागज़ लेके आया कौन। जो कागज़ लेके जाएगा ड्रावी उसी को पैसा दे देगा। तो अगर हम ले करके गए तो ड्रावी हमको क्या दे दिया? पैसा। तो पैसा हमको मिल गया, जबकि बिल किसको मिली थी? आपको। हमें। बेचा आपने था, बिल आपके पास थी। बिल का पेमेंट कौन करने वाला था? बायर। बिल का पेमेंट बायर करने वाला था, मीन्स ड्रावी। बायर को गुड्स किसने बेचा था? सेलर, मीन्स ड्रावर। बिल इसके पास होती है, बिल पे एक्सेप्टेंस ये देता है। अब इन्होंने क्या किया कि वो फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, इसलिए वो बिल किसको दे दिए? पेई मतलब हमको, मीन्स टीचर को। और ड्यू डेट पे उस बिल का पेमेंट हम किससे ले लिए? तो थर्ड पार्टी आया कि नहीं? तो पेई कौन हुआ? वो पर्सन जो बिल का पेमेंट रिसीव करता है। अब मान लीजिए आपको 1 महीने के बीच में पैसे से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, तो आप बिल अपने पास ही रखे रहेंगे। 1 महीना बीतेगा, बायर के पास जाएंगे, बायर आपको पैसा दे देगा। तो 2 केस होता है, ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट सेलर ही रिसीव कर सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी रिसीव कर सकता। तो हमारा जो सेलर होता है वो ड्रावर भी बन सकता है, प्लस पेई भी बन सकता है। कब बन सकता है? कब बन सकता है? व्हेन अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड बाय सेलर या रिसीव्ड बाय ड्रावर ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट पर ड्रावर बिल का पेमेंट रिसीव करेगा तो ड्रावर को ही हम और किस नाम से जानने लगेंगे?
यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट? या ये भी पूछ सकता है कि क्या सेलर ड्राइवर एंड पेई दोनों बन सकता है, या सिर्फ ड्राइवर बन सकता है, या सिर्फ पेई बन सकता है, या नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, कुछ भी लगा देगा। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कितनी पार्टी होती है? 3 पार्टी। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, किसकी? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसके किसके यहाँ किया जाता है? तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग 2 लोग के यहाँ किया जाता है। किसके किसके यहाँ? 2 लोगों के यहाँ। ड्रावर के यहाँ और ड्राई के यहाँ। और ड्राई के यहाँ। बेसिकली इतने ही लोगों के यहाँ एंट्री पूछा जाता है। जनरल एंट्री जब आपसे पूछा जाएगा तो ड्रावर एंड ड्रावी के यहाँ। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने अभी ये वाला बताया ये तीनों का। बिल्कुल। हम दुकानदार हैं, हमने किसी को माल उधार में दिया। हाँ। हम ड्रॉवर हुए। हाँ। जो लिया वो ड्रॉई है। वो ड्राई है, ठीक। उसने बोला हम आपको जो है पैसा 10 दिन बाद देंगे। हाँ। और वो 10 दिन बाद देने भी आया, लेकिन हम दुकान पे नहीं थे उस समय, हमारी कोई पेरेंट्स से या कोई और रहा होगा उस हाँ। समय। हाँ। तो वो पैसा लेंगे तो वो पे ही हुए। हाँ। और अगर वो नहीं रहे, हम रहे, तो हम पे ही हो गए। आप पे हुई हो गया, है ना। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता है कि जब कोई थर्ड पार्टी लेता है पेमेंट तो वो लीगली उसको ट्रांसफ़र होती है। जैसे आप घर पे नहीं है, कोई दूसरा ही पर्सन ले लिया पैसा, घर का ही मेंबर कोई ले लिया, तो एक्चुअल में उस बिल के ओनर तो आप ही है ना। हाँ। भले ही पैसा कोई और घर का दूसरा मेंबर ले लिया, लेकिन पे तब भी आप ही कहलाएंगे। लेकिन अगर आप लीगली वही अपने उसी मेंबर को, घर के ही मेंबर को दे दिए होते, भैया लो ये मैं तुम्हें देता हूँ, इंडोर्स, उस पर वर्ड लिखा जाता है इंडोर्स, उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडोर्स मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में उसका नाम इंडोर्स होता है, इंडोर्स टू थर्ड पार्टी। अगर आप उसी बिल पे इंडोर्स लिख करके और उस पर्सन का नाम लिख देते हैं तो इसका मतलब उस बिल का पेमेंट अब आप नहीं रिसीव करेंगे, अब कौन रिसीव करेगा? जिसका नाम आपने मेंशन किया है। तो फिर वो पेई हो जाएगा, तब आप पेई नहीं कहलाएंगे, भले ही वो आपके घर का मेंबर ही क्यों नहीं था। ठीक है, चलिए, कोई डाउट और? नो सर। तो सेलर को ही हम ड्रावर के नाम से जानते हैं, और ड्रावर हमारा पेई भी बनता है। लेकिन केस क्या है कि जब बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर ड्रावर ही रिसीव करे, अन्य केस में पेई कोई थर्ड पार्टी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ड्रावर के यहाँ क्या करेंगे और ड्रावी के यहाँ क्या करेंगे। तो पहले ड्रावर के यहाँ का देख लेते हैं कि कौन कौन सी एंट्री पास होती है, फिर ड्रावी के यहाँ भी देख लेंगे कौन कौन सी एंट्री पास होती है। चलिए, चाहे एंट्री पास करना हो, चाहे जो भी करना हो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए, चैप्टर ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। एंट्री कोई भी हो जरूर पास कर ले जाएंगे। हमें एंट्री किसके किसके यहाँ पास करना है? एक ड्रावर के यहाँ और दूसरा ड्राई। और दूसरा ड्राई। ड्रावर में जब भी बोलूँ तो आप अपने आप को क्या समझ जाइए? सेलर। और जो ड्रावी की बात करें तो क्या समझ जाइए? बायर। चलिए, पहले हम यहाँ की बात करते हैं। एंट्री जब जब पास करेंगे कुछ कहानी को सीख सीख के पास करेंगे। चलिए, कहानी हमारी इधर लिखी जाएगी। दिख रहा है? यस सर। आ रहा है पूरा? यस सर। चलिए, एक पर्सन होता है कौन? सेलर। तो दूसरा कौन होता है? बायर। ये तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब कहानी कहाँ से शुरू होगी इस चैप्टर की, वो अभी कुछ टाइम पहले आपको बताए थे कि जब गुड्स को कैसे बेचा गया हो, क्रेडिट में। इन्होंने गुड्स इन्हें सेल किया हो ऑन क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, जब ये सेलर गुड्स बायर को बेचा तो एक ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू, जिसको भी बेचा उसका नाम, मान लीजिए इनका नाम बी है और इनका नाम ए है, तो गुड्स सोल्ड टू बी, गुड्स सोल्ड टू, बोलिए एक ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं? और हम लोग जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो सेलर अपने यहाँ पहली जो एंट्री पास करेगा वो सेल की करेगा। किसका करेगा? सेल का करेगा। अब हम बात कर ले बायर के यहाँ क्या एंट्री पास होगा।
जब इसके यहाँ सेल की एंट्री पास होगा तो बायर, ये नज़दीक में ही लिख लेते हैं, काफ़ी दूर चला गया, जब सेलर ने बेचा बेचा तो बायर क्या करेगा, खरीदेगा। तो इसका मतलब इसके यहाँ Purchase। बाई की एंट्री होगी, मीन्स परचेज की एंट्री होगी। कोई दिक्कत? नो सर। जब उधार में बेचा था तब आपने सुना था कि ये चैप्टर क्रेडिट में सेल होने की ही वजह से आया। कैसे आया? तो वो हमने बताया था कि जब इसने सेल किया बायर को। तो बायर ने इनसे मांग लिया था टाइम, तो ये लीगली उसको बाउंड करने के लिए एक पेज पे लिखवा लेते हैं, जितने दिन का वो समय मांग रहा है उतने दिन का समय देते हैं, लेकिन एक पेज पे लिखित करके, उसी पेज को ही हम लोग किस नाम से जाने थे? बिल के नाम से जाने थे। ये जिस पेज पे लिखा गया था उस पेज को किस नाम से जाना गया था? बिल के नाम से जाना गया। इस बिल का जैसे ही एक्सेप्टेंस बायर से मिलेगा, मीन्स बायर जैसे ही उस पर साइन करेगा, ठीक है भैया इतने दिन के बाद हम आपको पैसा दे देंगे, तो फिर एक ट्रांजैक्शन हो गया। क्यों? कैसे? भाई सोचिए आज के डेट में अगर आप सभी लोग ए बन जाइए, सोचिए अगर आप बी को बेचे हैं तो पहली एंट्री पास कर लिए, बी जा रहा था तब तक आप हाथ पकड़ लिए, बोले कि पैसा दो, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपने कहा चलो ठीक है नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन है पेज पे लिखने वाला, लिख दो हम तुमको छोड़ देंगे, तुम जाओ आराम से। तो जितने दिन का समय मांगा उतने दिन का समय दे करके पेज पे लिखवा लिया गया और उसको ध्यान दीजिए, जब तक उस बिल पे साइन नहीं किया था तब तक उसको आप भागने दे रहे थे क्या? नहीं। पकड़ के बैठे थे, लेकिन जैसे ही उसने बिल पर साइन कर दिया आप उसको छोड़ दिए। मतलब बिल पे साइन किया तो आप ये मान लिए कि हमारा पेमेंट अब मिल जाए। फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फ्यूचर में इस बिल का पेमेंट किसको मिलेगा? सेलर को पेमेंट रिसीव होगा कि नहीं? रिसीवेबल। क्या होगा? इनके लिए रिसीवेबल होगा, लेकिन ये इसी बिल का पेमेंट फ्यूचर में क्या करेंगे? पेबल होगा। क्या होगा? पेबल होगा। कोई कंफ्यूजन? ये बिल का पेमेंट रिसीव करेगा और ये बिल का पेमेंट देगा। तो दूसरी एंट्री एक्सेप्टेंस ये रिसीव करने का करेगा। किसकी करेगा? एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की करेगा, और ये एक्सेप्टेंस गिवन की करेगा, देने का करेगा। बन गई दूसरी भी कहानी। अब सोचिए ये बिल आ गया इनके पास और ये अपना चले गए, अब देखिए कितनी कहानियों का यहाँ खेल होगा। जब बिल इनके पास आ गया और मान लीजिए 3 मंथ का लिए उसने टाइम मांगा था, उस 3 महीने के अंदर कितनी कितनी केसेस बन सकती हैं। पहला, 3 महीने तक सेलर को पैसे की जरूरत कभी समझे में नहीं आया, तो बिल अपने पास रखा ही रहा। 3 महीना बीत गया, बायर के पास चला गया, 3 डेज के बाद, डेज ऑफ ग्रेस के बाद चला गया, बायर से पेमेंट अपना लेकर के चला आया। तो अगला केस क्या बना? पेमेंट रिसीव्ड। तो ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव, तो ये पेमेंट रिसीव कर लेंगे ऑन ड्यू डेट, शॉर्टकट लिख दिया। तो फिर ये क्या करेगा? पेमेंट गिवन ऑन ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे ये पेमेंट करेगा। अगली क्या कहानी बन सकती है इसी में कि अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होता है, थर्ड केस में कई चीजें होती है। पहला, पेमेंट मिल गया। दूसरा, भैया ड्यू डेट तक इंतजार हुआ ही नहीं, उसके पहले ही बी को
पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई। सर ए को सॉरी, ए को, किसको? ए को ए को पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई। अब ए परेशान कि पैसा कहाँ से आए। बिल तो रखा है लेकिन बी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि बी कितने दिन का समय लिया है? 3 महीने का 3 महीना से पहले बी के पास जाएंगे तो धक्का मार के भगा दिए जाएंगे। अब पैसे की सख्त जरूरत, भैया हो सकता है ए को ही कोई ऐसी बीमारी हो गई हो, हॉस्पिटलाइज हो गया हो बेचारा, ट्रीटमेंट कराने के लिए 1 रुपया नहीं लेकर 50 लाख का बिल रखा है। तो 50 लाख का बिल कौन से काम का? पैसे का जरूरत अभी है ना। तो उस केस में ये जो ए है ये चला जाएगा बैंक के पास। बैंक के पास। बैंक से कहेगा भैया मेरे पास एक बिल है, उसका पेमेंट 3 महीने के बाद होना है, उस बिल को आप ले लीजिए और हमें पैसा दे दीजिए। 3 महीने के बाद आपको उस बिल का पेमेंट मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। तो बैंक ने कहा अरे हमें कौन सा फ़ायदा होगा, ये मूर्खताई हम क्यों करें कि अपना पैसा हम 3 महीना पहले ही आपको दे बैठे और पैसा पाएँ 3 महीने बाद, क्यों ऐसा करें? तो ए ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, हम आपसे अगर 3 महीने पहले पैसा ले रहे हैं तो जो बनता है आप अपना हिस्सा काट लीजिए। तो इसने कहा वही तो मैं करूँगा, पैसा तो दूंगा लेकिन पूरा नहीं दूंगा, कुछ काट के दूंगा। क्या करूँगा? कुछ काट के दूंगा। तो फिर ये एग्री भी हो गए क्योंकि इन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो फिर इसने कुछ पैसा काट करके इनको दे दिया। तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड ऑफ बैंक, बिल, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक सर, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बैंक, या उसी को हम डिस्काउंटेड ऑफ बिल भी बोलते हैं। बिल का डिस्काउंट करा लेना, ठीक है। तो आप डिस्काउंटेड फ्रॉम ना लिख करके लिखिए डिस्काउंटेड ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, ऐसे लिखिए फ्रॉम बैंक, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बैंक से बिल को डिस्काउंटेड करा लिया गया, तो उसकी एंट्री यहाँ पास होगी। और इनके यहाँ कोई नो एंट्री। नो एंट्री, क्यों? क्योंकि इसका इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, क्योंकि जो बिल डिस्काउंट हुआ वो ए ने कराया, किससे कराया? बैंक से। तो ट्रांजैक्शन तो इन दोनों के बीच में हुआ ना, उसके यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके यहाँ क्या पास करेंगे? नो एंट्री। अगला केस क्या हो सकता है कि भाई इसको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये जो ए है इसने जो सामान बेचा है उस सामान को तो कहीं से ये भी तो खरीद के लाया होगा, तो इसने प्रोड्यूसर से खरीद के लाया था। किससे? प्रोड्यूसर से, और यही उधारे खरीद के लाए थे। प्रोड्यूसर का मूड खराब हुआ, प्रोड्यूसर कहा ही बताओ क्रेडिट पे मैं तुम्हें सामान दे देता हूँ और तुम पैसा नहीं देते हो, तुरंत पैसा दो नहीं तो हमारी तुम्हारी अब डील आगे से हो जाएगी खत्म। तो क्या ए ऐसा चाहेगा? नहीं। तो ए ने कहा भैया अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, 3 महीने अगर तुम रुक जाते तो तुम्हें हम पैसा दे देते। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, हम रॉ मटेरियल ना खरीद पाने की वजह से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी मेरे डूबने की स्थिति पे आ चुकी है, पेमेंट तुरंत दो। इसने कहा देखो मेरे पास बिल पड़ी है, 3 महीने के बाद पेमेंट होना है, ले लो वही बिल तुम ही लेके चले जाओ, जाओ अपना पेमेंट करा लेना उस बिल का। अब वो उनका सरदर्दी है को कहाँ से पेमेंट कराएंगे, बट इसने इनको बिल देने की कमिटमेंट कर दी। अब इनको समझ में आए तो ले लेना, समझ में आए तो जाए, तो ये एग्री होंगे ही क्योंकि इन्हें भी तो रिक्वायरमेंट है, तो ये तैयार हो जाते हैं। तो इसने ये बिल किसको दे दिया? प्रोड्यूसर को। तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो इसकी भी एंट्री पास करेंगे, इसकी भी एंट्री पास करेंगे। तो थर्ड एंट्री जो होती है वो होता है इंडोर्स टू द थर्ड पार्टी, इंडोर्समेंट ऑफ बिल टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी।
इसके यहाँ क्या पास करेंगे? नो एंट्री। नो एंट्री, है ना, क्योंकि इसने बिल किसको दिया था? प्रोड्यूसर को। तो ट्रांजैक्शन इन्हीं दोनों के बीच में हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। और क्या केस हो सकता है? तो अगला केस ये भी हो सकता है कि बिल को, किसको? बिल को ए ना तो बैंक से डिस्काउंट कराए, ना ही किसी को इंडोर्स करे, बल्कि अपने पास ही रखा रहे, लेकिन इतना बिल इसके पास आ जाए कि हर बिल का कलेक्शन अगर ये लेना शुरू कर दे तो इसका दुकान कभी खुली ना पाए। तो ऐसे केस में इस प्रोसेस से बचने के लिए जो भी बिजनेसमैन के पास बिल के थ्रू ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, वो बिल का पेमेंट का कलेक्शन स्वयं न करके उस बिल का कलेक्शन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर लेता है। तो थर्ड पार्टी में नॉर्मल किसी पर्सन को ना अपॉइंट करके किसी न किसी बैंक को अपॉइंट किया जाता है। तो फिर ये किसी न किसी बैंक को अपॉइंट कर लेता है, किसी बैंक को अपॉइंट कर देता है, और जैसे ही बिल पाता है बिल भेज देता है बैंक के पास। बिल जैसे ही मिलेगा तुरंत बैंक के पास भेज देगा, भैया ये बिल है, इसको तुम रखो, 3 महीने का ड्यू डेट, 3 महीने का टाइम मांगा है, 3 महीने के बाद 3 डेज का ड्यू डेट दे करके जाके कलेक्शन कर लेना। उसके केस में बैंक कुछ चार्ज काटती है, तो कोई दिक्कत नहीं, काट ले, लेकिन काम तो इसका आसान हो गया। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो उसकी एंट्री यहाँ पास होती है, लेकिन इसके यहाँ एंट्री नहीं होती। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ये जो बेस बनाए थे कहानी के लिए, क्योंकि अब लिखना भी तो है। तो किसके यहाँ एंट्री पास होगा? ड्रावर के यहाँ होगा, ड्रावी के यहाँ नहीं होगा। और ड्रावर अपने यहाँ एंट्री करेगा तो बिल को बैंक में भेजने की एंट्री पास करेगा, है ना। तो पहले बिल को बैंक में भेजेगा तो बोलेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा, लेकिन इनके यहाँ कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। इसके बाद जब ड्रावर बिल को बैंक के पास भेज देता है कलेक्शन के लिए, तो जिस डेट को बैंक उस बिल का कलेक्शन कर लेती है, जिस डेट को बैंक उस बिल का कलेक्शन कर लेती है, उस डेट को बैंक ड्रावर को इन्फॉर्म कर देती है कि आपके बिल का कलेक्शन हो गया। तो ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये बिल को सेंड करने की एंट्री है, और अगली एंट्री कलेक्शन ऑफ बिल की एंट्री पास करते हैं, लेकिन इसके यहाँ कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। तो इतनी एंट्री पास होती है किसके यहाँ? ड्रावर के यहाँ। पहला बेचने का, दूसरा एक्सेप्टेंस का, तीसरा पेमेंट रिसीव करने का। लेकिन उसमें केस बनता चला गया कि पेमेंट वो ड्यू डेट पे रिसीव कर ले, अगर कभी कभी उसको बीच में ही ज़रूरत पड़ जाए तो वो डिस्काउंटेड करा लेता है, इंडोर्स करा लेता है, ये करा लेता है। अगर वो इन केस को एडाप्ट करता है, किसको? इन केस को एडाप्ट करता है, तो ड्यू डेट पर इसके यहाँ एंट्री पास होगी, जब पेमेंट रिसीव होता है तो नहीं होगा। ठीक है भाई, बिल को कहाँ से डिस्काउंट करा लिए? बैंक से। तो बिल कहाँ जा चुकी है? बैंक। ड्यू डेट पे पेमेंट कौन पाएगा? बैंक। पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई। तो ड्रावी के यहाँ एंट्री होगा, लेकिन ड्रावर के यहाँ नहीं होगा। बिल को इंडोर्स कर दिए थर्ड पार्टी को, तो बिल कहाँ जा चुकी है? तीसरी पार्टी के पास। थर्ड पार्टी के पास। तो ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट कौन रिसीव करेगा? थर्ड पार्टी करेगा। पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई। ड्रावी के यहाँ एंट्री होगा और थर्ड पार्टी के यहाँ होगा। इनके यहाँ होगा क्या? नहीं होगा। बिल को कलेक्शन के लिए अगर भेजा गया है तो ड्यू डेट पर पेमेंट पाने के बाद जब इंटीमेशन देता है तब ये एंट्री पास करते हैं, लेकिन इनके यहाँ एंट्री पास है ना। तो इस दो केस को आप बना लीजिए कि ये दो केस ऐसे हैं जिसमें एंट्री पास होगा ही नहीं। लेकिन कब? ऑन ड्यू डेट, ध्यान रखेंगे।
इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट की बात करें तो ड्रावर के यहाँ लिखेंगे नो एंट्री। किसके यहाँ? ड्रावर क्या? ड्रावर के यहाँ कोई एंट्री नहीं पास होगा, लेकिन इसके यहाँ पास होगा। वो भी कौन सी एंट्री पास होगा? तो पेमेंट गिवन ऑन ड्यू डेट। क्लियर हो गया? ये बेस अगर आपका बना रहेगा तो एंट्री इतनी आसान लगेगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीक्वेंस टूट गया तो एंट्री आपकी चली जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन किसी को? नो सर। चलिए, बिल एक्सेप्ट होने के बाद क्या क्या केस बन सकता है वो आपने देख लिया। डिस्काउंटेड हो सकता है, इंडोर्स हो सकता है। दोनों ही केस में उधर नो एंट्री, लेकिन इधर एंट्री पास होगी। अगर बिल डिस्काउंटेड है तो ड्यू डेट पे पेमेंट होगा, तो इस साइड नो एंट्री हो जाएगी, लेकिन इस साइड एंट्री होगी। बिल डिस्काउंटेड इंडोर्स है तो इंडोर्स के टाइम यहाँ एंट्री होगा, लेकिन जब ड्यू डेट आएगा तो इधर नो एंट्री हो जाएगा और उस साइड एंट्री पास हो जाएगा। सेंड फॉर कलेक्शन होगा तो ड्यू डेट पर जब बैंक में बिल को भेजा जाएगा तब तो नो एंट्री, लेकिन जब बैंक का बिल का कलेक्शन हो जाएगा ड्यू डेट पर तब यहां पर एंट्री होगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई भी डाउट? एंट्री अभी सब कुछ करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले ये फॉर्मेट आप तैयार करके रखिए, ठीक है। इतना होने के बाद फोर्थ केस क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है कि बिल को ड्यू डेट से पहले ही, भाई ऐसा हो सकता है कि ड्रावी को अचानक कहीं से पैसा ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है कहीं लकी ड्रा ही खेल गया, बहुत पैसा जीत लिया, पैसा वाला हो गया। ड्रावी ड्यू डेट का इंतजार ही नहीं किया, 3 महीने का समय मांगा था, 20 दिन के बाद भागते हुए आया इनके पास, कहा भैया ऐसा है तुम अपना पेमेंट ले लो, अपना पेमेंट ले लो। लेकिन टाइम कितना मांगा था? 3 महीना। और 20 दिन के बाद पेमेंट करने आया हूँ, तो 2 महीना 10 दिन पहले आया हूँ ना, तो 2 महीना 10 दिन पहले अगर पेमेंट कराऊँ 2 महीना 10 दिन का पैसा काट के दूंगा, भाई कुछ तो कम करके दूंगा। अगर सेलर कहेगा कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए तो कहेगा ठीक है जाओ। तो कौन बिजनेसमैन नहीं चाहता कि हमको पैसा तुरंत मिले? हर कोई चाहता है, तो ये उस केस में ले लेंगे। तो ये होता है रीबेट। क्या होता है? रीबेट ऑफ बिल। बिल को रीबेट पर पेमेंट कर देना। तो इनके यहाँ एंट्री पास होगा और ये सेम वही एंट्री, पेमेंट गिवन ऑन ड्यू डेट हटा करके बस क्या कर देना है? पेमेंट गिवन ऑन बिफोर मैच्योरिटी डेट, बिफोर मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट, ठीक है। इसके बाद और क्या केस हो सकता है? एक तो ये हुआ कि ड्यू डेट से पहले इनके पास पैसा हो गया था, ये भागते हुए आए, पैसा दे दिए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ड्यू डेट आने वाली है फिर भी इनसे पैसा अभी अरेंज नहीं हो पाया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ड्यू डेट आ गया लेकिन अभी भी पेमेंट अरेंज नहीं कर पाए हैं, तो ईमानदार निकला, सोचा कि भाई सेलर को क्यों परेशान करें, ड्यू डेट आएगा बेचारा हमारे यहाँ आएगा और पैसा नहीं देंगे तो नाराज होकर के जाएगा, तो रिश्ते खराब होंगे। तो इससे बेस्ट क्या है कि हफ्ता 5 दिन पहले ही, जब हमें पता तो चल ही गया है कि हम पैसा नहीं अरेंज कर पाएंगे ड्यू डेट तक, तो 4-6 दिन पहले ही हम खुद ही चले जाते हैं सेलर के पास और उसके पास जाके अपनी सारी गाथा को बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी देखो दिक्कत हो गई है, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 1-2 महीने का और समय दे दीजिए। क्या कर दीजिए? 1-2 महीने का समय और दे दीजिए। तो उस केस में क्या होता है कि ये नाराज़ नहीं होता है, भाई परिस्थितियां हैं, किसी की भी बिगड़ सकती हैं। तो अगर इसको लगता है कि नहीं जेन्युइन रिक्वेस्ट है
बेवकूफ़ हमें नहीं बना रहा है, तो फिर ये कहता है चलो ठीक है, हम तुम्हें 2 महीने का और समय दे देते हैं, लेकिन 2 महीने का जो हम तुम्हें समय देंगे उस पर क्या लेंगे? इंटरेस्ट। क्या लेंगे? इंटरेस्ट। तो अगर ऐसा केस बनता है, खुदा न खास्ता ऐसा केस बनता है, तो सोचिए जब ये आकर के, ये ड्रावी जब इनसे आकर के रिक्वेस्ट करेगा और ये एग्री भी हो जाएंगे उसके रिक्वेस्ट से, तो जो पुरानी बिल है वो तो ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो पहले पुरानी बिल ख़राब कर देंगे, फिर एक दूसरी नई बिल लिखेंगे विथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कभी कभी वो कैश में भी दे देता है, कभी कभी उसी बिल में जुड़वा के लिखवा लेता है। कैश दे देता है तो पहले इंटरेस्ट को कैश में रिसीव करने की एंट्री पास कर लेंगे, फिर जा कर के ड्रावी एक्सेप्टेंस की एंट्री करा लेता है। तो उसको हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल। दोनों के यहाँ इसकी एंट्री पास होती है, रिन्यूअल इधर भी और रिन्यूअल इधर भी। ठीक है, एक केस ये हो गया। और एक केस क्या होता है कि ये जो ड्रावी है ना, कुछ बदतमीज टाइप के भी होते हैं, कुछ बदतमीज टाइप के भी होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें पता है कि हम ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तब भी नहीं जाते हैं ड्रावर के पास। जैसे रिन्यूअल के केस में क्या हुआ कि ड्रावर के पास जाकर के 4-5 दिन पहले ही रिक्वेस्ट कर लिया, वो मान गया, रिश्ते बने रहे, फ्यूचर में फिर उधारी बेचा खरीदा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नेचर के होते हैं, 6 पॉइंट में कुछ ऐसे भी नेचर के होते हैं, ये सेलर का लिख लेते हैं और इधर कुछ ऐसे भी नेचर के होते हैं जो ड्यू डेट तक भी ड्रावर के पास नहीं जाते, मुंह बना घर पे बैठे रहते हैं। जब ये आता है तब वो कहते हैं भैया देखो हम पैसा अरेंज नहीं कर पाए हैं, हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तब फिर ये गुस्सा हो जाता है। लेकिन कब इसको पता चला, ड्रावर को कब पता चला? ड्यू डेट के दिन जब ड्रावी के घर जाता है, तो उस केस में डिसऑनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल। तो डिसऑनर की एंट्री इनके भी यहाँ होती है और डिसऑनर की यहाँ एंट्री इनके यहाँ भी होती है। कोई दिक्कत? डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी कुछ केसेस बनेंगे। और वो केस क्या बनेंगे? तो जब बिल डिसऑनर होगी तो ये देखा जाएगा कि बिल जब डिसऑनर हो रही है तो वो बिल एक्चुअल में किसके पास था। जब बिल डिसऑनर हो रहा है तो देखा जाएगा कि बिल एक्चुअल में किसके पास? ड्रावर के पास है कि एंडोर्सी के पास है कि बैंक से डिस्काउंटेड है कि सेंट फॉर कलेक्शन है। सेंट फॉर कलेक्शन। चारों केस में अलग अलग एंट्री पास होती है। इस केस में कुछ और, इस केस में कुछ और, इस केस में कुछ और, इस केस में कुछ और। तो जब कभी भी क्वेश्चन में बिल डिसऑनर हो रही है तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री नहीं पास करिएगा। पहले आप ये देखिएगा कि जो बिल डिसऑनर हो रही है वो एक्चुअल में ड्यू डेट के दिन किसके पास है। किसके पास है? ड्रावर के पास है कि एंडोर्सी के पास है कि बिल डिस्काउंटेड होकर के बैंक के पास है कि बिल को कलेक्शन के लिए बैंक भेजा गया है। जैसा भी होगा उसी अकॉर्डिंग ये एंट्री पास होगी। क्लियर हो गया? लेकिन इसके यहाँ एक ही, इसके यहाँ कोई केस नहीं देखना है कहाँ है, बस एक एंट्री पास कर देंगे तो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका डिसऑनर ऑफ बिल। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसके बाद फिर वही है लीगल प्रोसेस, कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़िए, पैसा वसूलिए, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इतने एंट्री हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ते हैं। क्या क्या एंट्री पास होगा ड्रावर के यहाँ मालूम हो गया? क्या क्या एंट्री पास होगी ड्रावी के यहाँ मालूम हो गया? पूरा नोट कर लीजिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप एंट्री पास करके
दिखाते हैं कि क्या एंट्री यहाँ पास होगी, क्या एंट्री यहाँ पास होगी। पहले कंप्लीट एंट्री इसकी सिखाते हैं, तब बाद में फिर कंप्लीट एंट्री इसके यहाँ की सिखाते हैं, या फिर दोनों को साथ में लेके चलते हैं, इधर उधर दोनों करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा लगेगा, दोनों साथ में कर लेते हैं ताकि समय आपका बच जाए। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हर एक केस में जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे उसको देखते हैं। पहले आपने ये देखा कि ड्रावर और ड्रावी के यहाँ कौन कौन सी एंट्री पास किया जाएगा। अब जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि ड्रावर और ड्रावी के यहाँ एंट्री तो पास होगा, लेकिन एंट्री कैसे पास होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे केस दे करके एंट्री दे देगा और ऑप्शन में 4 एंट्री पास की रहेगी, उसमें से 1 एंट्री सही होगी, बाकी 3 गलत होगी। तो आपको अगर एंट्री अच्छे से आता रहेगा तभी आप उस टाइप का क्वेश्चन टिक कर पाएंगे, नहीं तो वो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। और इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हम दोनों लोगों के यहाँ एंट्री साथ में ही पास करते हुए चलते हैं, ड्रावर और ड्रावी के यहाँ। तो सबसे पहले ड्रावर के यहाँ क्या एंट्री पास होगा वो देख लेते हैं, और फिर ड्रावी के यहाँ क्या एंट्री पास होगा वो देख लेते हैं। ड्रावर आपने ए को बनाया था और ड्रावी किसको बनाया था, बी को। पहली एंट्री हमने क्या बताया था, सेल करने की, तो गुड्स सोल्ड की एंट्री होगी, है ना। जब सोल्ड करेंगे तो आप अपने आप को जिसके यहाँ एंट्री पास करना हो वही अपने आप को बनाइएगा। अभी किसके यहाँ एंट्री पास कर रहे हैं, ए क्या, तो आप अपने आप को ए बना लीजिए। सोचिए आप ए हैं, ए ने गुड्स किसको बेचा, बी को बेचा, तो आप सभी लोग अपने आप को ए बना लीजिए और सोचिए आप गुड्स बी को बेच रहे हैं, तो बी कोई ना कोई पर्सन है कि नहीं है, बी एक आदमी ही तो है। तो कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। अगर ये रूल आप लोग नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। जो पर्सन रिसीवर होगा उसको डेबिट करना है, और जो पर्सन गिवर होगा उसको क्रेडिट। सोचिए आप गुड्स किसको बेच रहे हैं, बी को, तो बी यहाँ पर रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, रिसीवर हुआ, तो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री में लिखेंगे बीज अकाउंट डेबिट टू। सेल्स अकाउंट। आपने बी को क्या बेचा, गुड्स बेचा, तो इनकम होगा आपका। जब भी आप कोई चीज़ बेचते हैं हमेशा क्या होता है, इनकम होता है। और इनकम कौन से अकाउंट में आएगा, तो नॉमिनल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल का रूल है डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंस प्लस लॉस, और क्रेडिट करते हैं ऑल इनकम प्लस प्रॉफिट एंड गेन। तो यहाँ पर सोचिए जब आप बेचते हैं, मैंने अभी अभी बोला कि जब भी आप बेचते हैं हमेशा इनकम ही होता है। तो अगर आप बेच रहे हैं तो आपका इनकम होगा, और इनकम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स आपका इनकम है, तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट। तो ये एंट्री हमारी पास हो गई। नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड टू, किसको बेचे हैं, बी। बस ये एक यहाँ एंट्री
कंप्लीट हो गया मीन्स सेलर के यहाँ एंट्री कंप्लीट हो गया बेचने के केस में। अब बायर के यहाँ क्या एंट्री पास करेंगे, तो आप अपने आप को अब बायर बनाइए, पहले बायर बना लीजिए मीन्स बी बन जाइए अपने आप को। अब आप यहाँ रख लीजिए अपने आप को। सोचिए आप क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? खरीद रहे हैं। अब आप खरीद रहे हैं क्योंकि आपको अब क्या बनना पड़ेगा, बायर। बायर। ड्राई बनेंगे तो कंफ्यूज होंगे, बायर बन जाइए। सोचिए आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब गुड्स को आप परचेज करेंगे तो आपका हमेशा एक्सपेंस होगा। गुड्स को परचेज करने पे क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट। और गुड्स के परचेज करने पर हमेशा परचेज वर्ड लिखा जाता है, तो फिर डेबिट किसको करेंगे, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट टू। आपने जो गुड्स परचेज किया है वो गुड्स किससे परचेज किया, ए से। ए से। तो सोचिए ए गुड्स आपको दे रहा है या आपसे गुड्स ले रहा है, दे रहा है। दे रहा है। तो यहाँ पर ए रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है। गिवर है। तो देखिए ए आदमी है, यस सर। आदमी है तो कौन से अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल का रूल है, रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। तो सोचिए यहाँ पर ए क्या है, गिवर। तो गिवर है, तो ए को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एस अकाउंट। क्लियर हो गया। नरेशन, गुड्स परचेज। परचेज किया गया। यहाँ पे आप क्या किए हैं, परचेज। तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, किससे खरीदे हैं, ए से। फ्रॉम ए। तो ये परचेज करने वाली एंट्री कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत। परचेज करने के बाद दूसरी एंट्री किसकी आएगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ये एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेगा। तो ये रिसीव करता है और ये देता है। सोचिए अभी मैंने जब यहाँ पर कहानी के लिए जगह बनाई थी तो उसमें हमने बताया था कि बिल को बायर एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल किसको दे दिया जाता है, सेलर को। सेलर माने ड्रावर को। तो बिल किसकी बात कर रहा हूं, बिल की बात कर रहा हूं कि बिल कौन से अकाउंट में आएगा। तो पहले बिल क्या होता है वो समझ जाइए। बिल जो होता है वो जो भी पर्सन बिल का पेमेंट रिसीव करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल बोला जाता है, और जो भी पर्सन बिल का पेमेंट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेएबल। बिल का पेमेंट जो रिसीव करेगा उसके लिए एसेट, बिल का पेमेंट जो करेगा उसके लिए लायबिलिटी। कोई कंफ्यूजन, नो सर। ये बिल का पेमेंट करेंगे तो इनके लिए लायबिलिटी, और ये बिल का पेमेंट रिसीव करेंगे तो इनके लिए एसेट। क्लियर हो गया। आगे अब सोचिए जब बिल एक्सेप्ट हुआ तो वो बिल ए के यहाँ आएगा कि जाएगा, आएगा। आएगा। किसके यहाँ आएगा, ए के यहाँ आएगा। तो बिल ए के यहाँ आएगा तो एसेट है कि नहीं है, तो कौन से अकाउंट में आएगा, रियल। कौन से अकाउंट में आएगा, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर बिजनेस में कोई भी एसेट आ रहा है तो डेबिट कर दीजिए और कोई एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। अब बोलिए ये बिल ड्रावर के यहाँ आएगा कि जाएगा, आएगा। तो डेबिट होगा। यस सर। तो लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट टू। ये बिल कौन दिया, ए को, वाई एन बी। ए को बिल किसने दिया, बी ने दिया है। तो बी ने अगर बिल को दिया है तो बी कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल। और यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि बी रिसीवर है कि गिवर, तो आंसर होगा गिवर। और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू हो जाएगा टू बी। बीस अकाउंट। नरेशन होगा एक्सेप्टेंस रिसीव, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस को रिसीव करता है तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर जितने महीना होगा उतना यहाँ लिख दीजिएगा। 3 मंथ होगा 3 मंथ, 2 मंथ होगा तो
2 मंथ। तो ये एक्सेप्टेंस रिसीव करने की एंट्री हो गई। अब आपको एंट्री इसके यहाँ भी पास करना है। ये एक्सेप्टेंस देता है, ये क्या करता है? एक्सेप्टेंस देता है। अब आप जरा सोचिए अपने आप को, आप क्या बना लीजिए? बायर। बायर। आप बिल पे एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल देंगे किसको? ए को। ए को अगर आप बिल देंगे तो ए रिसीवर होगा कि गिवर होगा? रिसीवर। अगर ए रिसीवर होगा तो ये कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। तो फिर ए को क्या कर देंगे? डेबिट। तो एज अकाउंट डेबिट। डेबिट टू। इसने जो बिल दिया है वो बिल इसके यहाँ आ रही है कि जा रही है? जा रही है। जा रही है। तो बिल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। तो बिल्स पेबल। पेबल्स के नाम से। ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा? तो नरेशन हो जाएगा एक्सेप्टेंस। गिवन। एक्सेप्टेंस वहाँ रिसीव हुआ था ना, हाँ। तो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो एक्सेप्टेंस गिवन फॉर, जो भी। जितने समय के लिए दिया होगा वो लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। कोई भी डाउट? नो सर। ये इतना नोट करिए क्योंकि स्पेस कम है। इसके बाद बताते हैं कि बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर अगर रिसीव होगा, चलिए यहीं बगल में कर दें, है कि नहीं? ओके सर। पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पर जब पेमेंट रिसीव होगा तो जरा सोचिए पेमेंट किसको रिसीव होगा? ए को कि बी को? ए को। ए को रिसीव होगा। अब आप अपने आप को ए बनाइए क्योंकि अभी एंट्री किसके यहाँ बता रहे हैं? ए क्या है? आप ए बन जाइए। ड्यू डेट पर बी आएगा, आपको पैसा देगा। तो दो तरीके से देगा, या तो नोट आपको दे देगा तो आप जेब में रख लेंगे, या तो गूगल पे फोन पे कुछ भी कर देगा तो आपके बैंक में चला जाएगा। तो फिलहाल हमें प्रैक्टिस करना है बैंक से। किससे करना है? बैंक से। तो जब वो पैसा आपको देगा तो आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बैंक में जो भी पैसा होता है वो असेट ही तो होता है। यस सर। तो बैंक का पैसा बढ़ रहा है तो दूसरी भाषा में बोले असेट को बढ़ा रहे हैं। असेट बढ़ेगा तो डेबिट से, और घटेगा तो क्रेडिट से। डेबिट से इंक्रीज होता है, क्रेडिट से डिक्रीज। और क्रेडिट से डिक्रीज। क्या? क्रेडिट से डिक्रीज होता है असेट, अच्छा। क्योंकि रियल अकाउंट में सिर्फ असेट ही आता है। ठीक है। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। अब सोचिए ड्यू डेट पर अगर ड्रावी आपको पैसा दे दे तो आप ड्रावी को क्या देंगे? ड्रावी कहेंगे ना वो ओरिजिनल वाला कागज़ वापस करो। जैसे आप किसी दर्जी के यहाँ कपड़ा जब सिलवाने के लिए जाते हैं तो जिस दिन आप सिलने के लिए देते हैं उस दिन नाप लेने के बाद वो आपको एक रसीद देता है, और जिस डेट को बोला रहता है कि हम आपको आपका कपड़ा देंगे, उसी डेट को आप जब दर्जी के यहाँ जाते हैं तो दर्जी आपका कपड़ा दे करके आपसे क्या ले लेता है? बिल। वो जो रसीद दिया वापस ले लेता। नहीं तो 2 दिन बाद फिर वो रसीद लेके पहुँच जाएंगे कपड़ा मांगने, तब वो कहाँ से देगा? है कि नहीं? फंस जाएगा ना। तो वैसे ही जब ड्रावी ड्यू डेट पर इनको पैसा दे दिया तो ड्रावी तो कहेगा ना भैया वो जरा कागज़ वापस करो जिस पे हमसे क्या लिए थे, साइन। वापस करो, नहीं 2 दिन बाद तो फिर आओगे हमारे पास पैसा मांगने, तब हम क्या करेंगे? या फिर तुम मुकदमा कर दोगे उसी बेस पे, हम पैसा लेने गए लेकिन हमको पैसा नहीं दिया। तो तुम कागज़ हमको दे दो, हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। जब कागज़ ही वहाँ चला जाएगा तभी कैसे कह देंगे? अगर नहीं, क्योंकि मुकदमा उसी ओरिजिनल कागज़ से होगा। ओरिजिनल कागज़ इनके पास है ये नहीं, कागज़ किधर गया? बी के पास। तो अब कैसे करेंगे? तो इनके यहाँ पैसा आएगा लेकिन इनके यहाँ से चला क्या जाएगा? बिल। और बिल असेट है कि नहीं? यस सर। तो जाएगा तो असेट बढ़ेगा तो डेबिट से, घटेगा तो क्रेडिट से। तो यहाँ घट ही तो रहा है जब बिल जा रहा है, तो है कि नहीं? यस सर। पेमेंट रिसीव। रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। डेट। एंट्री कंप्लीट। इसके यहाँ करना है। तो सोचिए अब आप अपने आप को क्या बनाएंगे? बी। बी मीन्स बायर। बायर। ड्यू डेट पर आप पेमेंट करने जाएंगे किसके पास? ए के पास। ए के पास। ए को आप पैसा देंगे तो आपके जेब से या तो पैसा जाएगा या तो आपके बैंक से जाएगा। तो प्रैक्टिस किससे करना है? बैंक से। बैंक से। आपके बैंक से पैसा निकल के किसके खाते में चला जाएगा? ए के खाते में। ए के खाते में। तो फाइनली आप अपने यहाँ एंट्री कर रहे हैं ना, अभी तो आप बी बन की एंट्री कर रहे हैं, तो बी के बैंक का बैलेंस कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा।
तो बी का असेट कम होगा कि ज़्यादा? एसेट कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा, कम होगा। असेट कम होगा तो क्रेडिट क्रेडिट से, तो हम क्रेडिट कर देंगे किसको? टू बैंक, टू बैंक। है कि नहीं? यस सर। और ये जब पैसा दिया था ए को तो ए से क्या मांगा था? बिल बिल लाओ, कहा था ना बिल लाओ। तो इन्होंने बिल किसको दे दिया था? बी को। तो बिल बी के यहाँ आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। रटे रहिएगा। बिल जिसके भी यहाँ आएगा डेबिट करेगा, और जिसके यहाँ से जाएगा क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करेगा। ये याद रहना चाहिए। बिल इसके यहाँ आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो डेबिट होगा। बिल आएगा तो हमेशा डेबिट, और बिल जाएगा तो हमेशा। क्रेडिट। बस ये बिल को बिल्स पेबल के नाम से जानता है, ये बिल्स। रिसीवेबल, तो ये डेबिट यहाँ किसको करेगा? बिल्स रिसीवेबल को नहीं, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को। तो बिल्स पेबल डेबिट, पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन हो जाएगा। बीइंग। पेमेंट किया है ना, यस सर। तो मेड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट। बस एंट्री कंप्लीट हो गई, है कि नहीं? यस सर। पहला बेचने का, दूसरा एक्सेप्टेंस का, तीसरा पेमेंट का। अब केस भी था कि बिल को ड्यू डेट तक अपने पास अगर रखा है तो यही होगा, और ड्यू डेट तक अपने पास नहीं रखा है बल्कि बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया है तो क्या होगा? इंडोर्स कर दिया है तो क्या होगा? सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया है तो क्या होगा? तो उसकी एंट्री अभी बताते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये ड्यू डेट तक अगर ड्रावर अपने ही पास बिल को रखता है तब तक की एंट्री सीख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि बिल को ड्यू डेट तक अगर ड्रावर अपने पास न रख करके, हो सकता है कि ड्रावर को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, है कि नहीं? यस सर। ड्रावर को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो ड्रावर बिल को क्या करेगा रख के? कहीं न कहीं से तो पेमेंट अरेंज करना पड़ेगा उसको ना। हाँ, तो फिर उस केस में वो बिल को बैंक में ले जा करके क्या करा देता है? डिस्काउंट, डिस्काउंटेड। तो बिल को अगर ड्यू डेट तक अपने पास नहीं रखा है, क्या करा लिया है? डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड करा लिया है। तो उस केस में एंट्री कुछ और पास होगी। तो डिस्काउंटेड ऑफ बिल, बिल अगर है तब क्या होगा? तो अब पहले ये केस समझते हैं डिस्काउंटेड ऑफ बिल क्या है। सपोज दैट आपकी बिल 50,000 की है। कितने की? 50,000। तो आप 50,000 वाली बिल बैंक को दे देंगे और बैंक आपको 50,000 पेमेंट न करके उससे कम ही पेमेंट करेगा। तो बिल है 50,000 का, बट पेमेंट जो बैंक ने पेमेंट किया वो सिर्फ 48,000 किया। तो कितना रुपया बैंक ने नहीं किया? 2,000 रुपये। तो वो बैंक ने क्या कर लिया? डिस्काउंट कर डिस्काउंटेड। दिया। क्लियर हो गया? अब एंट्री आप पास करेंगे। सोचिए, आप बिल को किसे दे दिए? बैंक को बैंक ने आपको क्या दिया? पैसा कितना दिया? 48,000। तो 48,000 से आपके बैलेंस जो भी बैंक में होंगे वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो आपके बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ेगा? 48,000। 48,000 से अगर आपके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट से कि क्रेडिट से? डेबिट, डेबिट से, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है असेट बढ़ेगा तो डेबिट से और घटेगा तो क्रेडिट से। तो यहाँ डेबिट से बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट। कितने रुपए से? 48। 48,000। ठीक है। कितना डिस्काउंट हो गया? 2,000। आपने 50,000 का बिल दिया और उसके बदले में पेमेंट केवल कितना पाए? 48,000। तो 2,000 फायदा हुआ, घाटा? घाटा, तो लॉस को क्या करते हैं? डेबिट, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा यहाँ? डेबिट। कितने से? 2,000 से। और बिल आपके यहाँ से आया कि गया? हमारे यहाँ आया, ड्रावर के यहाँ से बिल गया कि आया? गया। गया। अभी हमने बताया कि जब भी बिल जाएगा तो हमेशा क्रेडिट होगा और जिसके यहाँ बिल आएगा डेबिट होगा। डेबिट होगा। यही ना?
Yes, तो यहाँ बिल जा रही है कि आ रही है? जा रहा है। जा रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल हो जाएगा 50,000। 50,000 से। हो गया। इसके बाद अब इसका नरेशन क्या लिखना है? तो नरेशन हो जाएगा बिल डिस्काउंटेड, क्या किया गया? डिस्काउंटेड फ्रॉम, कहाँ से किया गया? बैंक। बैंक। अगर डिस्काउंटेड का रेट होगा तो मेंशन कर देंगे एज द रेट ऑफ इतना, नहीं तो कोई बात नहीं। सोचिए, बिल को डिस्काउंटेड किसने कराया? ड्रावर ने। कहाँ से कराया? बैंक से। क्या ड्रावी से कोई मतलब होगा? नो सर। तो ड्रावी के यहाँ एंट्री होगी नो एंट्री। ड्रावी के यहाँ हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर अगला भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर बिल बैंक से डिस्काउंटेड है और ड्यू डेट पर उसी बिल का पेमेंट हो रहा है, इसी ही बिल का पेमेंट हो रहा है ड्यू डेट पर, क्या हो रहा है? पेमेंट ऑन ड्यू डेट। अब जरा सोचिए, आपने बिल किसको दे दिया था? बैंक को। बैंक से पैसा आप ले लिए थे। अब आप अगर बिल बैंक को दे दिए हैं तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। ड्यू डेट पर पेमेंट कौन करेगा? ड्रावी। किसको करेगा? बैंक को। क्या ड्रावर से कोई मतलब हुआ? नो सर। तो इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं पास होता है। अगर बिल डिस्काउंटेड है तो ड्यू डेट पर जब बिल का पेमेंट होगा तो ड्रावर के यहाँ कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन ड्रावी के यहाँ एंट्री पास होगी। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे ड्रावी के यहाँ? तो अपने आप को आप ड्रावी बना लीजिए। सोचिए, अगर आप ड्रावी हैं और बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा आपके यहाँ से जाएगा कि आएगा? जाएगा। और आएगा क्या? बिल आएगा। बिल आएगा तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। किस नाम से? पेबल के नाम से। पेबल्स के नाम से। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, आपके यहाँ से क्या जाएगा? बैंक। तो ध्यान दीजिएगा, जब पेमेंट वाली एंट्री बात करेंगे तो जब भी आप ड्रावी के यहाँ एंट्री पास करेंगे, चाहे बिल ड्रावर के पास हो, चाहे बिल डिस्काउंटेड हो, चाहे बिल इंडोर्स हो, चाहे बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो, चारों ही केस में यही एंट्री पास होना है ड्रावी के यहाँ। ड्रावी के यहाँ एंट्री चेंज नहीं होता है। तो ये एंट्री पास होगा कब? जब बिल को डिस्काउंटेड कराया होगा तब। सेम यही चीज अगर यही बिल को इंडोर्स किया गया होता, क्या किया गया होता? इंडोर्स। तो पेमेंट ऑन ड्यू डेट वाली एंट्री सेम होगा। पेमेंट ऑन ड्यू डेट की एंट्री सेम होगा। अगर यही बिल सेंट फॉर कलेक्शन होता तो भी एंट्री ड्यू डेट वाली सेम होता। मतलब ये नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा? ऊपर की एंट्री। तो अब इसको आप लिख लीजिएगा। अब यहीं पे हम क्या कर देते हैं कि बिल का डिस्काउंटेड नहीं बल्कि क्या हुआ हो? इंडोर्स हुआ हो। इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल टू द थर्ड पार्टी, है ना? सोचिए, बिल को इंडोर्स आप करेंगे, कोई और करेगा? आप करेंगे। आप जब बिल को इंडोर्स करेंगे तो फिर किसी न किसी पर्सन को करेंगे कि नहीं? जिस भी पर्सन को करेंगे वो पर्सन बिल का रिसीवर होगा कि गिवर होगा? तो उसको डेबिट करेंगे कि नहीं? रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो जिसको भी कर रहे हैं तो यहाँ अगर नाम नहीं पता है तो इंडोर्स ही लिख लेते हैं, ठीक है? अगर नाम पता है, जैसे ए बी ये है तो मान लीजिए ये सी था तो सी को कर देंगे डेबिट और टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसके यहाँ से बिल जाएगा। अच्छा सर, एंडोर्सी मतलब हमने किसी को दिया है ना? हाँ, एंडोर्सी मीन्स थर्ड पार्टी, है ना? नरेशन हो जाएगा बिल एंडोर्स टू द थर्ड पार्टी। कोई कंफ्यूजन? नो सर।
बिल को इंडोर्स किसने किया? हमने, ड्रावर ने। ड्रावर ने। तो एंट्री ड्रावर के यहाँ पास हुआ। यस सर। ड्रावी के यहाँ से कोई मतलब है क्या? नो सर। तो इसके यहाँ नो एंट्री हो जाएगा, है कि नहीं? अब ड्यू डेट पर पेमेंट अगर इसी बिल का हो, बिल इंडोर्स किया गया हो और बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर हो रहा हो, तो ड्रावर के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, ड्रावी के यहाँ होगी सेम एंट्री, सेम। ये एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर हो गया? बोलिए। यस सर। बिल डिस्काउंटेड पे क्या एंट्री होगा ड्रावर के यहाँ और इसके यहाँ नहीं होगा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है? व्हेन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रावी, ड्रावी, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, ड्रावी। ये एंट्री दिया रहेगा, ये एंट्री दिया रहेगा, ये एंट्री दिया रहेगा और नीचे लिखा रहेगा नो एंट्री। जानते रहेंगे तो टिक मार पाएंगे और नहीं जानते रहेंगे तो कोई न कोई एक अनाप शनाप मार देंगे। तो जर्नल एंट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन, कहाँ? यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जब आप वैकेंसी देखेंगे तब। ये बेस यहीं से आपका बन रहा है पूरा, है कि नहीं? तो डिस्काउंटेड के केस में एंट्री हो जाएगा, एंडोर्समेंट के केस में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेंड फॉर कलेक्शन। तो नोट कर लीजिए, फिर सेंड फॉर कलेक्शन बताएं। चलिए यहां तक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन टू द बैंक, बैंक, है ना? बिल को ड्रावर ने कहाँ भेज दिया? बैंक, बैंक के पास भेज दिया। क्या करने के लिए? कलेक्शन के लिए, कलेक्शन करने के। लिए। ध्यान दीजिएगा, जब बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन टू द बैंक, बैंक का केस होगा तो उस केस में क्या एंट्री होगी? अब जरा आप सोचिए, आज आपको बिल मिला, आज की ही डेट पर आप बिल कहाँ भेज दिए? बैंक के पास। बैंक को आप भेजे हैं ये कह करके कि इस बिल को आप अपने पास रखिए, जब इसकी ड्यू डेट आएगी तो कलेक्शन कर लीजिएगा। तो आज के डेट पर जिस डेट को आपने बिल किसको दिया? बैंक को, कलेक्शन करने के लिए, उस डेट पर क्या आपके बैंक का बैलेंस बढ़ा? क्या आपके जेब का बैलेंस बढ़ा? ना ही आपके बैंक का बैलेंस बढ़ा और ना ही आपके जेब का बैलेंस बढ़ा। तो डेबिट तो कुछ नहीं होने वाला है, बट आपके यहां से तो बिल तो चली गई ना। बिल आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट, तो टू बिल्स, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट तो हो गया। अब डेबिट किसे करें? तो जब हमारा ना तो पैसा बढ़ रहा है कैश वाला और ना ही बैंक वाला, तो हम फिर डेबिट कर देते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन को ही। किसको? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। डेबिट, नरेशन हो जाएगा, बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है। यस सर। अब ड्रावर ने बिल को जब बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा तब तो एंट्री कर लिया। ड्रावी क्या कुछ करेगा? अरे भैया, ड्रावर चाहे बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजे और चाहे अमेरिका भेज दे, इससे ड्रावी से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। ड्रावर चाहे जो मन शो करे, तो उसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा। लेकिन जब ड्यू डेट आएगी तब तो ये पेमेंट करेगा ना। तो ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा तो यही एंट्री पास होगी। इसके यहाँ क्या होगा? ड्रावर के यहाँ क्या होगा? तो ड्यू डेट पर जब पेमेंट मिलता है, यही तो डिफरेंस है। इंडोर्स और डिस्काउंटेड के केस में नो एंट्री, लेकिन यहाँ एंट्री पास होता है, बस यही अंतर है। तो यहाँ क्या एंट्री पास होगा? ड्यू डेट को जब ये पैसा दे देगा तो बैंक ड्यू डेट पे आपके खाते के बैलेंस को बढ़ा देती है। कहती है भैया बिल का पैसा मिल गया, मैं इतना पैसा अपना चार्ज काट लिया, बाकी ये लो तुम्हारा पैसा बढ़ा दिया। तो ये बढ़ा देता है। चार्ज काटेगा तो ठीक है, नहीं काटा तो पूरे अमाउंट से। तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट। बेसिकली हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वहाँ कोई चार्ज और नहीं काटेगा, सेम अमाउंट से। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करें? तो जो फर्जी से यहाँ डेबिट बनाए थे वही यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। बिल सेंड फॉर
कलेक्शन, नरेशन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री पास हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद हमारा पॉइंट था रिटायरिंग ऑफ बिल, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो अभी कुछ टाइम पहले बताए थे कि जब ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले ड्रावी ड्रावर से आके कहे कि भैया हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, समय से पहले आप हमसे कुछ कम पैसा ले लीजिए, हम आपको पेमेंट कर देते हैं, तो उस केस में जितने रुपए का बिल होता है उस पर रिबेट निकाला जाता है। क्या निकालते हैं? रिबेट। तो रिबेट कैसे निकालते हैं पहले वो सीख लेते हैं, रिबेट निकालने का तरीका। तो रिबेट निकालने का तरीका है अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल इनटू जितने परसेंट से रिबेट बोलेगा, रेट ऑफ रिबेट, जैसे उसने कहा 10% की छूट चाहिए तो 10% डिवाइड बाई 100 इनटू डेट ऑफ रिटायरिंग ऑफ बिल टू मैच्योरिटी डेट डिवाइड बाई, अगर डेज में होगा, किस में होगा? डेज में होगा तो 365 डेज, ठीक है। मंथ्स में होगा तो डिवाइड बाई 12 मंथ्स, इसी तरीके से निकालते हैं। सपोज दैट बिल का अमाउंट था 50,000, कितना? 50,000। रिबेट का रेट है 10%। सर ये रिबेट कौन देगा, जो सेलर होगा? ड्रावर देता है। ड्रावर बोलता है कि अगर ड्यू डेट से पहले ही कोई भी पर्सन बिल का पेमेंट करना चाहता है तो वो कर दे, हम उसको 10% की छूट दे देंगे, तो उसको समय से पहले पेमेंट मिल जाता है। ये यही ऑफर करता है ना। इनटू डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरिंग ऑफ बिल टू मैच्योरिटी। अब मान लीजिए बिल 1 अप्रैल को लिखा गया 3 मंथ्स के लिए, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो इस केस में ड्यू डेट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1 अप्रैल में 3 महीना जोड़ देंगे तो 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई प्लस 3 दिन और क्या जोड़ देंगे? डेज ऑफ ग्रेस, तो 4 जुलाई आ गया कि नहीं? अब वो जो ड्रावी था वो पेमेंट करने 4 जून को आता है। कौन सी तारीख को आ गया? 4 जून। सोचिए पेमेंट उसे किस तारीख को करना था? 4 जुलाई। पेमेंट कहाँ करने आ गया? 4 जून। कितना समय पहले? 1 महीने। 1 महीना पहले। तो देखिए यही तो लिखे हैं डेट ऑफ रिटायरिंग ऑफ बिल। तो रिटायरिंग ऑफ बिल की डेट क्या है? 4 जून। 4 जून। टू मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट क्या है? 4 जुलाई। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना महीना? 1 महीना है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ रख देंगे 1 मंथ और डिवाइड बाई कितना? 12। और यही दिन में अगर आया होता तो नीचे 365 हो जाता। अब हम क्या करेंगे? 1010 ऊपर, 1010 नीचे। यहाँ अमाउंट 60,000 रख लीजिए ताकि काटने में आसानी हो जाए ना। अब 12 से काट देंगे, 500। कितना आ गया? 500। 500 रुपया रिबेट हो जाएगा। इसका मतलब ड्रावर को जब पैसा मिलेगा तो 60,000 नहीं मिलेगा, 60,000 में से कितना कट जाएगा? 500। 500, तो कितना मिलेगा? 59,500। इसी की एंट्री पास करेंगे। तो ये ऊपर वाला तो लिख लिए है ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, उसको लिख लीजिएगा, वहीं पे हम एंट्री करके दिखा देते हैं। कौन सी एंट्री?
रिटायरिंग ऑफ बिल, बिल की एंट्री। कौन सी एंट्री? रिटायरिंग ऑफ बिल, रिटायरिंग ऑफ बिल, बिल की एंट्री, है ना। सेंड फॉर कलेक्शन वाला ही मिटा रहे हैं, परेशान ना होइए, रिटायरिंग वाला पूरा बचा के रखे हैं। अब जरा सोचिए, पहले एंट्री किसके यहाँ पास करना है? पहले एंट्री ड्रावर के ड्रावर यहाँ। के यहाँ। तो आप अपने आप को ड्रावर बना लीजिए। यस सर, आपको ड्रावी ने जब पेमेंट करने आया था तो आप उसको कितना रुपया छोड़ दिए थे? 500। 500, जब 500 आपने छोड़ दिया तो वो 60,000 के बदले में कितना पेमेंट करेगा? 59,500, तो आपके बैंक का बैलेंस कितना बढ़ेगा? 59,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट 59,500, 500, रिबेट, इसको डिस्काउंट नहीं बोलते, रिबेट रिबेट ऑन ऑन बिल कितना? 500, और आपके यहाँ से जाएगा क्या? बिल, बिल। तो उसको किस नाम से बोलेंगे? बिल से रिसीवेबल। 60,000। कोई दिक्कत? नो सर, नरेशन हो जाएगा, बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट। कोई कंफ्यूजन? नो सर, एज द रेट ऑफ 10% पर एनम। बस कंप्लीट। अब उसके यहाँ क्या एंट्री पास होगा, इसको भी देख लें इसी समय। अब आप बन जाइए अपने आप को क्या? बी। बी, आप पेमेंट किसको करेंगे? ड्रावर को, ड्रावर को। तो ड्रावर क्या देगा आपको पेमेंट के बदले में? बिल, बिल। तो बिल आपके यहाँ आएगा कि जाएगा? आएगा, आएगा। तो उसको किस नाम से बोलेंगे? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट। कितने का बिल आएगा? 60,000, 60,000। पैसा देंगे तो आपके यहाँ से जाएगा कि आएगा? जाएगा, जाएगा। तो पैसा आपका कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा, तो डेबिट से क्रेडिट से क्रेडिट से कितना पैसा दिए थे आप? 59,500, कितना पैसा आपने नहीं दिया? 500, फ़ायदा हुआ कि घाटा? फायदा, फ़ायदा होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट, तो रिबेट। कोई कंफ्यूजन? नो सर, नरेशन लिख लेंगे। यस सर, पेमेंट मेड ऑन ड्यू, पेमेंट मेड बिफोर मेच्योरिटी डेट एट द रेट ऑफ पेमेंट मेड बिफोर मेच्योरिटी डेट, डेट एट द रेट ऑफ 10%, एनम, मेच्योरिटी डेट अंडर रिबेट ऑफ 10% पर एनम। ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर, तो ड्रावी के यहाँ क्या एंट्री होगा वो आपने यहाँ पास कर लिया। ड्रावर के यहाँ क्या एंट्री पास होगा? यहाँ कर लिया। ये कौन सा केस था आपका? जब ड्यू डेट से पहले ही कौन आकर के पेमेंट कर दे? ड्रावी, ड्रावी आपको ड्यू डेट से पहले आकर के पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे वो आपने सीख लिया। यस सर, दूसरा क्या केस बताए थे कि भाई हो सकता है वो पैसा अरेंज कर रहा हो लेकिन अरेंज ना हो पाए, लेकिन ईमानदार था, समय से पहले ही आके क्या कर लिया? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, क्या कर लिया? रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट करेगा तो रेन्यूअल होगा कि नहीं? यस सर, तो रेन्यूअल आप बिल इसके बाद, बाद नोट कराते हैं। तो पहले इसको लिखिए फिर रेन्यूअल आप बिल बताते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये तो आपने कौन सा पढ़ा? रिटायरिंग। अब हो सकता है कि ड्रावी क्या करे? ड्यू डेट पे पेमेंट ना करें, ना कर पाए, तो उस केस में वो चला आता है समय से पहले किसके पास? ड्रावर के पास, ड्रावर के पास, और उनसे करता है रिक्वेस्ट। क्या करता है? रिक्वेस्ट, रिन्यूअल करने का। रिन्यूअल करने का मतलब ऐसे समझिए कुछ और भी मोहलत मांगने आ जाता, है, तो उस केस में जो ड्रावर होता है वो उसे कुछ और भी समय दे भी देता, है, तो उसी को हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है। जब रिन्यूअल ऑफ बिल का केस होगा तो सोचिए ड्यू डेट पर ड्रावी को लगा कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ड्रावी चला आया किसके पास? ड्रावर के पास, और ड्रावर से रिक्वेस्ट करता है कि भैया मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, हमें और भी समय दे दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी टाइम मांगता है वो देता है।
वो क्या करता है? देता है, देता है। तो जब समय देगा तो पुरानी वाली बिल का हो गई, बेकार हो तो बेकार हो गई ना। तो उसको करना पड़ता है कैंसिल। क्या करना पड़ता है? कैंसिल। कैंसिल्ड। तो जो पुरानी बिल होती है वो सबसे पहले कैंसिल होती है, मतलब पहली एंट्री कैंसिलेशन के पास करनी पड़ती है। तो पहली एंट्री जब कैंसिल करते हैं तो फिर हम, ये जो ड्रावर होता है कहता है भैया ये जो पुरानी बिल की ओरिजिनल कॉपी हम रखे हैं ये भी हमारे किस काम की, ले लो तुम, हटाओ, बात ख़त्म करो। और जितने रुपए की हम तुम्हें बिल दे रहे हैं उसके बदले में पेमेंट तो दे नहीं रहे हो, तो उतना रुपया तो हम तुमसे लेंगे ही ना। अब प्रैक्टिकली आप सोचिए कि अगर आप किसी को 60,000 का सामान उधार में बेचे हैं और वो आपको 60,000 का बिल दिया था कि भैया 3 महीने बाद आना हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तो आप उसको 3 महीने के लिए भूल गए थे। 3 महीना बीता नहीं कि वो आकर के फिर रोना गाना शुरू कर दिए कि हमें 2 महीने का और टाइम दे दीजिए, हम पैसा नहीं अरेंज कर पाए हैं, नहीं दे पाएंगे। तो आप जब 2 महीने को उन्हें फिर से समय देंगे तो जो 3 महीने के लिए बिल पुरानी पाए थे वो तो बेकार हो गई ना। तो आप तो कहेंगे ना भाई साहब ये लेते जाइए, ये अब किसी काम की नहीं रह गया, लेकिन इसके बदले में अभी पैसा हमको आप दिए नहीं। तो आप हमें जब तक पैसा नहीं दे देंगे तब तक हम आपको क्या करेंगे, याद करेंगे, भूल जाएंगे। याद करेंगे। जिस भी व्यक्ति से हमें पैसा नहीं मिलता है उस व्यक्ति को हम तब तक याद करते हैं जब तक कि हमको उससे पैसा ना मिल जाए, मिल न जाए। तो यहाँ पर हम बी को याद करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। तो डेबिट साइड से याद करते हैं, याद रखे रहिएगा। जिससे पैसा लेना है उसको डेबिट से याद करेंगे और जिसको पैसा हमें देना है उसको हम क्रेडिट से याद करेंगे। ये बात याद रखिएगा। तो बी हो गया डेबिट और 2 बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा बिल कैंसिल्ड। क्या हो गया? कैंसिल्ड। अगर ड्यू डेट पे कैंसिल हो रहा है तो अनड्यू डेट, और ड्यू डेट से पहले ही आके अगर करा रहा है तो बिफोर ड्यू डेट। जैसा होगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। हो सकता है एग्जैक्ट ड्यू डेट टाइप चला आया हो इसके यहाँ, तब लिखेंगे बीइंग बिल कैंसिल्ड ऑन, और ड्यू डेट से पहले आया होगा तो बीइंग बिल कैंसिल्ड बिफोर ड्यू डेट। ये क्या एंट्री पास करेंगे? बी। तो सोचिए बी को क्या मिल गया ए से? बिल। भाई उसने दे दिया था ना, लो पुराना बिल लेके जाओ भागो। तो इनको क्या मिल गया? तो बिल आया कि गया? आया। तो आएगा तो डेबिट, यस सर। लेकिन किस नाम से? बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो गया। यस सर। 2 जो बिल बी के यहाँ आया है क्या उस बिल का पेमेंट बी ने कर दिया? अभी हमने कहा कि अगर फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है तो लायबिलिटी, और अगर फ्यूचर में पेमेंट आपको रिसीव करना है तो एसेट। यहाँ पर बी फ्यूचर में पेमेंट ए को करेगा या ए से पाएगा? करेगा ए को। करेगा, तो लायबिलिटी बनेगा कि नहीं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी किस साइड से बनता है? क्रेडिट साइड। हो गया। सेम वही नरेशन, बीइंग बिल कैंसिल्ड। चलिए कैंसिल हो गया। उसके बाद जब कैंसिल होता है तो ये रिक्वेस्ट करता है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। क्या दीजिए? एक्स्ट्रा टाइम। तो एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए ए एग्री होता है, बट कहता है कि भैया जितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो ना उतने समय के लिए हमें चाहिए इंटरेस्ट। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की पहले हम बात करते हैं। इंटरेस्ट किसकी बात? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा तो रेट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रेट। तो कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? तो अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, है ना, या फिर ऐसे लिखिए रिक्वेस्टेड अमाउंट, क्योंकि हो सकता है कि जितने की बिल रही हो उसका कुछ परसेंट पेमेंट कर दिया हो, कुछ परसेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ लिखिएगा रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ बिल, रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ बिल, मतलब जितने अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट किया है कि नई बिल एक दूसरी लिखिए उतना अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई
इनटू, यहाँ पर डेज भी लिख सकते हैं, मंथ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर 20 दिन के लिए रिक्वेस्ट किया तो 20 दिन डिवाइड बाई 365, ठीक है। यस सर। अगर 2 महीने के लिए रिक्वेस्ट किया तो 2 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ। 12 मंथ्स। इतना कर देंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट के अमाउंट के आ जाने के बाद यहाँ पर 2 केस बनता है। ड्रावी इंटरेस्ट का अमाउंट पेड कर देता है इन कैश, भाई वो कैश में तुरंत पे कर दे, या फिर इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ बिल। जो रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ बिल है उसी रिक्वेस्टेड अमाउंट बिल में इंटरेस्ट का अमाउंट भी जुड़वा दे। दोनों केस हो सकता है। तो दोनों ही केस में क्या एंट्री पास करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर इंटरेस्ट का पैसा वो आपको कैश में पे कर रहा है, क्या कर रहा है, कैश में। कैश में पे कर रहा है, तो आप अपने आप को क्या बना लीजिए, ड्रावर। ड्रावर मीन्स ए। सोचिए इंटरेस्ट का जितना अमाउंट बन रहा है उतना बी आपको दे रहा है कि आपसे ले रहा है, दे रहा है। तो आपके यहाँ पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। यस सर। बोलिए ये पैसा किस चीज़ का आया है, जो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, इनकम। इनकम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट ड्रावर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा तो उसके लिए इनकम हो जाएगा। तो टू इंटरेस्ट, टू, है। इंटरेस्ट। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन तो बोलिए, नो सर। नरेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव। ठीक हो गया। दूसरा केस, इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं किया बल्कि क्या किया, बिल के अमाउंट में जुड़वा दिया। अब सोचिए अगर इंटरेस्ट का अमाउंट भी नहीं पे कर रहा है और बोल रहा है कि जितना बिल का अमाउंट है उसी में इंटरेस्ट वाला भी जोड़ दीजिए, तो फिर जितना इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है उतने रुपए से ड्रावी को याद करेंगे, भूल जाएंगे। याद करेंगे। तो फिर यहाँ पर बी हो जाएगा क्या, डेबिट। डेबिट और टू इंटरेस्ट। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। पर वो कैश वाला फिर से समझा दीजिए। यहाँ इंटरेस्ट ड्यू। अब आप सोचिए आप क्या हैं, ड्रावर। ड्रावर। ड्रावी ने आपसे जितना एक्स्ट्रा समय मांगा उस एक्स्ट्रा समय के लिए आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। यस सर। जब आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट का अमाउंट पहले निकाल लेंगे, जितना अमाउंट आएगा उतना वो आपको या तो कैश में दे या तो बिल वाले अमाउंट में जुड़वा दे। अगर वो आपको कैश देता है तो पैसा आपके यहाँ आएगा कि जाएगा, आएगा। तो आया तो डेबिट। डेबिट। और ये पैसा जो आया वो किस चीज़ का है, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस, इनकम। तो इनकम को क्रेडिट, तो एंट्री हो गया बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर पैसा इंटरेस्ट का नहीं पे करता है तब लेगा जितने रुपए का इंटरेस्ट है उतने से डेबिट, क्योंकि याद करेंगे, और टू इंटरेस्ट हो जाएगा। बोलिए यस सर। इसके बाद न्यू बिल लिखी जाएगी, फिर क्या होगा, न्यू बिल। न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल। एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड वाली एंट्री तो आती है ना, यस सर। तो फिर यहीं से रिपीट हो जाएगी एंट्री। एक्सेप्टेड से ही क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ड्यू डेट पे पेमेंट होगा, ये सब तो आता ही है, ये रिपीटेड एंट्री हो जाएगी। क्लियर हो गया। यस सर। ड्रावी के यहाँ क्या एंट्री पास करेंगे, अगर पेड किया है, पेड वाले केस में, तो अब आप अपने आप को ड्रावी बना लीजिए। आप अगर पे कर दिए तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम बनेगा कि एक्सपेंस, एक्सपेंस। तो डेबिट करेंगे क्रेडिट, डेबिट। तो इंटरेस्ट हो जाएगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डेबिट, और पे करेंगे तो पैसा जाएगा यस सर। टू बैंक। अब अगर पेड नहीं किए हैं, इंक्लूड हो गया कहाँ, बिल में। बिल के अमाउंट में, तो जितना रुपए का इंटरेस्ट है वो तो आपके लिए एक्सपेंस होगा ही होगा, यस सर। बट आपके यहाँ से पैसा नहीं जाएगा बल्कि ए को क्या कर देंगे,
क्रेडिट। क्योंकि इन फ्यूचर आप एक को देंगे तो एक को लाइबिलिटी बना लेंगे उतने ही रुपए से। तो ये हो जाएगा एक्सेप्टेंस रिसीव की इधर एंट्री होगी इसके बाद, और इधर यहाँ क्या होगा एक्सेप्टेंस गिवन। गिवन की, तो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। एक्सेप्टेंस रिसीव एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री आता ही है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है? डिसऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। नोट करिए, लास्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर का भी करेंगे द एंड। नोट करिए फटाक से। चलिए, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का जब आप क्वेश्चन करेंगे, मीन्स जब आप एंट्री पास करेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बिल डिसऑनर जिस डेट को हो रही है उस डेट को बिल किसके पास है, क्या याद रखना है? उस डेट को बिल किसके पास है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब ड्रावर के यहाँ एंट्री पास करेंगे तब। किसके यहाँ? ड्रावर क्या? 4 केस हुआ था। एक, रिटेन बाय ड्रावर ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट तक, या रिटेन बाय ड्रावर टिल द ड्यू डेट, ड्यू डेट तक ड्रावर अपने ही पास रखा है। दूसरा, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, बैंक से डिस्काउंटेड करा सकता है। तीसरा क्या था? एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल को इंडोर्स कर दिया हो। और लास्ट क्या था? सेंड फॉर कलेक्शन। ये 4 केस थे। अगर बिल ड्रावर के ही पास है ड्यू डेट तक और डिसऑनर हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ड्रावी को याद करते हैं। किसको? ड्रावी को। तो ड्रावी यहाँ पे कौन है? बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये क्या चीज़ है? क्यों ऐसी एंट्री पास कर दिए? तो उसको सोचिए। ड्रावी ने आपसे सपोज दैट 60,000 की बिल है। कितने की? 60,000। बिल 60,000 की है और ड्रावी ने आपसे कहा था कि हम 3 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, और 3 महीने के बाद अगर ड्रावी पेमेंट ना करे तो फिर जो बिल है वो तो खराब हो गया। तो बिल खराब हो जाएगा तो आप उस बिल को क्या करेंगे? फेंक देंगे। फेंक देंगे। रियलिटी तो ये है कि फेंकेंगे नहीं, फेंक देंगे तो मुकदमा कहाँ से करेंगे। लेकिन ये समझाने का एक तरीका है जहाँ से आप समझ सकें। ना तो हम फेंकते हैं और ना ही ड्रावी को देते हैं, अपने ही पास रखते हैं, क्योंकि उसी बेस पे हम उसके ऊपर मुकदमा करते हैं। बट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम ये समझेंगे कि हम किसको दे देते हैं? ड्रावी को, क्योंकि खराब हो गया। सिर्फ एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी लीगली में ऐसा होता नहीं है। तो बिल हम अगर ड्रावी को दे देंगे तो बिल हमारे यहाँ से चली जाएगी कि नहीं? और बिल जाएगी तो क्रेडिट, और वो बिल चली गई तो उस बिल के बदले में हमें पैसा मिला क्या? नहीं मिला। तो फिर जितने रुपए की बिल थी उतने रुपए से हम याद करते हैं ड्रावी को तब तक जब तक कि पैसा मिल न जाए। तो ये एंट्री हो गया। दूसरा, जब बिल को लिखा जाता है ना, तो उस बिल को लीगली तब तक नहीं एक्सेप्ट किया जाता जब तक कि उसकी नोटरी न करा दी जाए। क्या न करा दी जाए? नोटरी डिपार्टमेंट का नाम सुने हैं, कचहरी में होता है, जाएंगे वहाँ पता चल जाएगा। नोटरी डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप नोटरी कराते हैं। तो नोटरी में वो लोग स्टाम्प पेपर वगैरह और कुछ छोटे मोटे टिकट वगैरह होते हैं, वो सब लगा करके साइन वाइन करा करके लिख देते हैं, मुहर वगैरह मार देते हैं, तो वो बिल लीगली एक्सेप्ट हो जाती है। तो फिर वो जो भी प्रोसेस आप कराएंगे उस प्रोसेस का कुछ तो पेमेंट होगा। तो जो पैसा आप खर्च करते हैं उसी को हम बोलते हैं नोटिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज। तो ड्रावर जितना भी पैसा खर्च किया रहता है बिल की नोटरी कराने में, वो पैसा भी मांगता है। किससे?
ड्रावी से बोलता है कि देखो अगर तुम बिल का पेमेंट कर दिए तो हम तुमसे नोटरी का पैसा नहीं लेते, क्योंकि वो नोटरी मैं अपने सुविधा के लिए कराया था। लेकिन अगर तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो तो हम नोटरी का भी पैसा तुम्ही से लेंगे। तो उस केस में जो नोटरी का अमाउंट होता है उसको टू कैश के नाम से लिखते हैं। किस नाम से? टू कैश। यहाँ ब्रैकेट में जानकारी के लिए नोटिंग चार्ज लिखे रहिएगा। अच्छा सर, जब एग्जाम में कभी कभी ये थ्योरी में पूछ लेता है व्हाट इज नोटिंग चार्ज, हाँ, तो इसका थोड़ा बता दीजिए। अगर सिर्फ नोटिंग चार्ज के बारे में पूछता तो आप ये लिख सकते हैं द अमाउंट पेड फॉर नोटरी ऑफ द बिल। बिल की नोटरी कराने पे जो अमाउंट आप पे करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस, है ना। चलिए ये हो गया। अब इसके यहाँ जब आएंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो भैया इसके यहाँ बिल आ रही थी कि नहीं? यस सर। तो आएगी तो डेबिट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ये जो नोटिंग चार्ज यहाँ पे कैश के नाम से लिखा गया है ना, वो नोटिंग चार्ज इसके यहाँ पूरा प्रॉपर लिखा जाता है, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस होता है और ये पूरा शो भी करता है। नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट और टू एस अकाउंट का मतलब वो उसको पैसा देना, ड्रावर। क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ पर अगर बिल डिस्काउंटेड है तो बिल किसके पास जा चुकी है? बैंक के पास। बैंक के पास गई है। तो सोचिए, ऐसे सोचिए, आपने अपना बिल किसको दिया? बैंक को। बैंक से पैसा ले लिए। यस सर। ड्यू डेट पे बैंक को पैसा ड्रावी ने नहीं दिया, तो जब ड्रावी बैंक को पैसा नहीं देगी तो बैंक आपके यहाँ के चिल्लाएगी? यस सर। नहीं चिल्लाएगी, कुछ नहीं चिल्लाएगी। बैंक सीधा आपके अकाउंट से पैसे काट देगी। उगा करे आपके घर आए, आपका खाता खुला होगा ना, हाँ। उसी में से पैसे काट देगी। तो जितने रुपए का बिल आप दिए थे बैंक को, और ड्यू डेट पे जब बैंक उस बिल का पैसा नहीं पाएगी तो उतना ही पैसा आपके अकाउंट से बैंक क्या कर देगी? काट लेगी। अगर बैंक उतना ही पैसा आपके अकाउंट से काट लेगी तो आपके अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। डेबिट से क्रेडिट से पैसा कम होगा, क्रेडिट से बेवकूफ मारेंगे, गिर जाओगे। तो बैंक, तो आपका बैलेंस कम हो गया। यस सर। और जैसे ही आपका बैलेंस कम होगा तुरंत आप फोन लगाएंगे किसको? ड्रावी को। कहेंगे इतना मारेंगे दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा पैसा काहे नहीं दिए, पैसा ला के दो। और जब तक पैसा नहीं देगा तब तक उसको क्या करेंगे? डेबिट। याद करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट से याद करेंगे। और इसमें अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्ज दोनों जोड़ करके, नोटिंग चार्ज दोनों जोड़ करके अमाउंट लिखेंगे। समझ में आया? इसके यहाँ सेम जो ऊपर एंट्री है वही रिपीट हो जाएगी। अगर इंडोर्समेंट है तो अब इंडोर्समेंट समझिए। आप बिल किसी पर्सन को दे दिए थे, उसको पैसा आपसे लेना था, बार बार आपके पास आ रहा था, पैसा मांग रहा था, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था, तो आपने धीरे से उसको क्या पकड़ा दिया? बिल। पैसा की जगह पर बिल पकड़ा दिया। जब उस बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर ड्रावी उसको नहीं दिया तो दौड़ते हुए आपके पास नहीं आएगा, कहेगा जो बिल दिए थे उस बिल का तो हमको पैसे नहीं मिला, लो अपना ये बिल से ले जाओ और मेरा पैसा दो। तो आप उसको याद करेंगे कि भूल जाएंगे? याद करेंगे। डेबिट से कि क्रेडिट से? डेबिट से। क्रेडिट से। किधर से? क्रेडिट से। क्योंकि उसने आपसे जब पैसा मांगा था तो आपने उसको पैसा न दे के क्या दिया था? बिल दे दिया था। अब बोला था ड्यू डेट पे वो तुमको पैसा दे देगा, हिसाब खत्म हो जाएगा। और जब ड्यू डेट पे उसको पैसा नहीं मिला, वो आके चिल्लाएगा आपके घर वहाँ, तो बोलेंगे नहीं अच्छा शांत हो जाओ भैया, 2-4 दिन का समय दो, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, क्यों परेशान हो, यही तो बोलेंगे इंडोर्सी को। तो जब आप उससे बोलेंगे 2-4 दिन में तुम्हें पैसा मिल जाएगा तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी का सेट? तो लाइबिलिटी किधर से? क्रेडिट से। तो टू सी माने इंडोर्सी, इंडोर्सी, सी माने इंडोर्सी। और किसको आप याद करेंगे? ड्रावी को। ड्रावी माने बी। हो गया? यस सर। यहाँ पर भी दोनों बिल प्लस नोटिंग, बिल प्लस नोटिंग। कोई दिक्कत? सर ये बिल प्लस नोटिंग दोनों अमाउंट जोड़ करके वही अमाउंट यहाँ, वही अमाउंट यहाँ, वो चीज़ है। जैसे
60,000 की बिल, यस सर। 100 रुपया नोटिंग चार्ज। तो यहाँ लिखेंगे 60,100, 60,100, ये चीज़ बता रहे हैं। और यहाँ एंट्री सेम सेम, उधर नहीं बदलना है, बदलेगा तो सिर्फ इधर का। और लास्ट क्या है, सेंट फॉर कलेक्शन। सेंट फॉर कलेक्शन के केस में फिर से बी को याद करेंगे कि नहीं, यस सर। बी डेबिट टू सेंट और फॉर कलेक्शन, यहाँ बिल का अमाउंट ऑफ बिल। बिल और प्लस टू कैश, यहाँ नोटिंग चार्ज, यहाँ क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज, और ये दोनों जोड़ करके कहाँ लिख देंगे, बी के इसके सामने। क्लियर हो गया। और यहाँ पर सेम। कुल मिलाकर के जब भी बिल डिसऑनर होगा, अगर हम एंट्री किसके यहाँ पास कर रहे हैं, ड्रावी क्या? ड्रावी के यहाँ, तो चारों ही केस में एक ही एंट्री पास होना है। अगर हम एंट्री किसके यहाँ पास कर रहे हैं, ड्रावर क्या? तो उसमें हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ड्यू डेट तक रहने पे अलग है, डिस्काउंटेड पे देखिए अलग है, इंडोर्सी पे अलग है, सेंट फॉर कलेक्शन पे अलग है, चारों ही केस में अलग है। लेकिन एक बात रट सकते हैं, हर केस में ड्रावी ही डेबिट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, यस सर। कोई डाउट, नो सर। किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन। नो सर। ये हमारा था डिसऑनर ऑफ बिल, बिल। कोई दिक्कत। नो सर। तो कितनी एंट्री पास हो सकती है वो आपको बता दिया गया। लास्ट में एक टॉपिक और होता है, वो है कि जब ये डिसऑनर हो जाता है तो मुकदमा होता है, तो लास्ट में चल करके आपको ड्रावी की प्रॉपर्टी को बेच करके पेमेंट करा देती है कोर्ट। कौन करा देती है, कोड। कोर्ट करा देती है। तो उस केस में कोर्ट जब आपको पेमेंट कराती है तो उसकी एंट्री एक पास किया जाता, और वो एंट्री बस छोटा सा है, ऐसे ही बता देते हैं। जब आपको पेमेंट कोर्ट कराएगी तो पैसा आएगा, यस सर। तो कैश अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 60,000 की बिल थी, 60,000 की बिल और प्लस 100 रुपया नोटिंग चार्ज, तो कितना हो गया, 60,100। अब गवर्नमेंट कोर्ट ने आपको 40,100 रुपये का पेमेंट करा दिया। कितना पेमेंट अभी नहीं हुआ, 20,000। 20,000 नहीं हुआ, वही हो जाएगा बैड डेट्स। वही क्या हो जाएगा, बैड डेट। कितने से, 20,000 से। और 2 यहाँ ड्रावी का नाम, ड्रावी का नाम। बस यही एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रावी। इसके यहाँ क्या करते हैं, तो ये क्या करता है, पेमेंट किसको करता है, ड्रावर को, ड्रावर को। तो ड्रावर को डेबिट कर देता है यस सर। टू कैश या बैंक, जैसे भी होगा, कैश के रूप में वही 40,100 रुपीज़, 50,000। और 2 यहाँ पे बैड डेट्स लिखे थे ना, यस सर। उसको यहाँ डिफिशियंसी के नाम से लिखते हैं। किसके नाम से, डिफिशियंसी। 20,000, और जोड़ करके कितने से, 60,100। बस ये एंट्री इसके यहाँ हो जाती है। यही लास्ट एंट्री है एक। सर ये बैड डेट उसमें लिखा है, हाँ, तो ये बाद में रिकवर भी तो हो सकता है। नहीं, जब उसकी असेट बेच करके पूरा मिल गया तो अब का रिकवर करेंगे। भैया आपके नाम से जितनी ज़मीनें हैं सबको बेच दी कोर्ट ने बेचने के बाद वो पैसा आपको फिर पे करने का प्रयास किया, तब भी 20,000 रुपये डूब रहा है, तो अब कोर्ट कहाँ से दिलाएगी पैसा, है कि नहीं। तो फिर ये बैड डेट्स हो जाता है, और यहाँ डिफिशियंसी दिखाते हैं, मतलब इतना कम पड़ गया। तो ये हमारा इंसॉल्वेंसी होने के केस में है, मीन्स डिसऑनर हो जब बिल होती है तो ये अलग हो गया। ये एंट्री डिसऑनर की थी पूरी, और ये जो 2 करा है ये किसकी है, इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रावी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रावी। ड्रावी। इसका मतलब होता है ड्रावी पेमेंट करने में अनेबल है, हो सकता है पागल हो जाए, चाहे हो सकता है लंगड़ा लूला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस केस में उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसकी एंट्री थी। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एकोमोडेशन ऑफ बिल है, लेकिन वो आपका सिलेबस नहीं है। तो यहाँ तक का जो था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।